BTTH लाइफ सिम्युलेटर सिस्टम। अध्याय 601 डार्कनेस मास्टर। जियाओ मिंग ने स्थिति को तब समझा जब उसने युआन कियान को गहरे विचारों में डूबा हुआ देखा। ये संभवतः प्लेन स्पिरिट का काम था, जिसका उद्देश्य प्लेन के बच्चे लिन डोन के लिए मार्ग प्रशस्त करना था। अन्यथा अब तक चीजों को टालने का कोई कारण नहीं होता। ग्रीन ड्रैगन किंग किंगजी और अराजक दानव सागर के मोलुओं के बीच संबंध, जो धधकते पैतृक प्रतीक के नियंत्रक भी थे, काफी अच्छे थे। मोलुओ भी यिमो का मुकाबला करने के लिए समर्पित थे। उन्होंने इस तरह के अनुरोध को अस्वीकार नहीं किया होता। मूल कहानी में उन्होंने लिन डोन को चुना था, जिसकी ताकत कम थी, जिससे यह विश्वास करना मुश्किल हो गया कि विश्व इच्छा शामिल नहीं थी। हालांकि अब जब वह यहाँ था तो यह बाहरी ताकतों से प्रभावित था या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नीचे जाकर देखूंगा, तुम लोग यहाँ रुको और हिलना मत, जियाओ मिंग ने कहा। इसके साथ ही उसकी आकृति हिल गई और एक प्रकाश की लकीर में बदल गई जो सीधे राक्षसी क्यूई के समुद्र में गिर गई। जैसे ही राक्षसी क्यूई बढ़ी, उसकी आकृति एक पल में गायब हो गई। वह ऐसे ही नीचे जा रहा है। युआन कियान और अन्य लोगों ने ये दृश्य देखकर आह भरी। जियाओ मिंग वास्तव में एक अर्धपूर्वज चरण के अभ्यासी होने के योग्य था। वे उसकी तरह बिना किसी सुरक्षा के नीचे नहीं जा सकते थे। भले ही उनके पास सुरक्षा हो, युआन कियान को छोड़कर अन्य लोग लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे। ऐसे मजबूत व्यक्ति ने मदद करने के लिए आने की पहल की थी। ये वास्तव में सौभाग्य का झटका था। ... स्वूश। राक्षसी क्यूई के अंतहीन समुद्र में प्रकाश की एक लकीर तेजी से उड़ गई। जहां भी यह गुजरती, आसपास की राक्षसी क्यूई पागलों की तरह जंग खा जाती, लेकिन जब भी यह राक्षसी क्यूई आकृति के संपर्क में आती तो यह एक फुफकार की आवाज के साथ फट जाती और पूरी तरह से वाष्पित हो जाती। आकृति की गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी। उसे राक्षसी क्यूई के घने चिपचिपे समुद्र से गुजरने में ज्यादा समय नहीं लगा। उसका मूल रूप से धुंधला दृश्य अचानक स्पष्ट हो गया जब उसका शरीर समुद्र से बाहर निकल गया। आसपास के राक्षसी समुद्र के भीतर आकृति के सामने जो दिखाई दिया, जो कि जियाओ मिंग निकला, वह अंधेरे प्रतीकों से ढका हुआ अंधकार का एक अंतहीन प्रकाश अवरोध था। ये प्रकाश अवरोध एक विशाल संरचना प्रतीत हुआ। दुर्भाग्य से इस प्रकाश अवरोध पर वर्तमान में कुछ काली दरारें थीं। परिणामस्वरूप राक्षसी क्यूई की लहरें लगातार भीतर से रिस रही थीं और ऊपर शैतानी समुद्र में बह रही थीं। जैसे ही जियाओ मिंग की नज़र अंधेरे के प्रकाश अवरोध को भेदती हुई अंदर तैरती हुई घनी काली मीनारें देखने में सक्षम हुई। प्रत्येक काली मीनार के चारों ओर कई अतुलनीय रूप से विशाल काली जंजीरें थीं। ये जंजीरें एक काली मीनार को दूसरे से जोड़ने के लिए फैली हुई थीं। इन काली जंजीरों की सतह प्राचीन प्रतीकों से ढकी हुई थी और उनसे एक अत्यंत शक्तिशाली लहर निकल रही थी। अंतहीन दुष्ट राक्षसी क्यूई पागलपन से मीनारों के भीतर से बाहर निकल रही थी। हालांकि हर बार जब वे भागने की कोशिश करते थे तो वे काली जंजीरों द्वारा अवशोषित हो जाते थे। उसके बाद राक्षसी क्यूई के पूरी तरह से शुद्ध होने से पहले प्राचीन प्रतीक चमकते थे। ये शैतान दमनकारी जेल काफी दिलचस्प है। जियाओ मिंग ने अपने सामने अंधेरे प्रकाश अवरोध और उसके भीतर अंधेरे मीनारों के अंतहीन समूहों को देखा। इनमें से प्रत्येक काली मीनार 3000 मीटर की थी, जिससे इस जगह पर एक मानव शरीर असाधारण रूप से छोटा दिखाई देता था। इन काली मीनारों की संख्या अनगिनत थी। इससे यिमों की एक बड़ी मात्रा का भी संकेत मिलता है। यदि यहाँ सभी यिमों को अवशोषित कर लिया जाए तो ऐसा लगता है कि उसके कब्जे में सच्चा राजा अंततः पूर्वज चरण में आगे बढ़ सकता है। चलो पहले अंधेरे के गुरु को खोजते हैं। बिना किसी जल्दबाजी के जियाओ मिंग ने धीरे से अंधेरे प्रकाश अवरोध को छुआ, जिससे उसके पार लहरें फैल गईं क्योंकि वह आसानी से गुजर गया। शैतान दमनकारी जेल के अंदर शांति नहीं थी। कई काली मीनारों से कभी कभी कई तीखी चीखें निकलती थीं। इन चीखों में किसी की चेतना के विरुद्ध कुछ क्षरणकारी गुण होते थे। कुछ काली मीनारों के चारों ओर उलझी हुई कुछ विशाल जंजीरों में क्षरण के संकेत दिखाई दिए। प्राचीन प्रतीकों ने इन मीनारों को ढांक दिया, जो निरंतर क्षरण के कारण मंद हो गए थे। राक्षसी क्यूई कभी कभी इस दिशा से बाहर निकलती, उनसे बच निकलती और ऊपर के अंधेरे आवरण की दरारों से फिसल जाती। ये स्पष्ट था कि यह स्थान लंबे समय से उपेक्षित था और इसकी हालत भी अच्छी नहीं थी। एक काले टॉवर के केंद्र में पहुंचकर प्राचीन और विशाल काली जंजीरें एक काले सिंहासन का निर्माण करने के लिए एकत्रित हुईं। सिंहासन के शीर्ष पर एक नाजुक आकृति बैठी थी। उसका शरीर हिल नहीं रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे प्राचीन काल से ही ऐसा होता आ रहा हो। इसके बावजूद उसके शरीर के चारों ओर अभी भी एक भयावह लहर थी जिससे आकाश हिल रहा था। स्पष्ट रूप से 8 प्राचीन गुरुओं में से एक डार्कनेस मास्टर के अलावा इस शैतान दमनकारी जेल में और कौन ऐसी भयानक शक्ति रखता होगा। जियाओ मिंग का आगमन बिना किसी छिपने के प्रयास के हुआ था। परिणामस्वरूप डार्कनेस मास्टर जाग गया। तुम कौन हो? मेरी नींद में खलल डालने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सिंहासन पर बैठी मानव आकृति ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं, जो हजारों सालों से बंद थीं।
उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं और उस अथाह ठंड के भीतर एक भयानक और धरती को हिला देने वाला दबाव निकल रहा था। इस आभा ने तेजी से पूरे शैतान दमनकारी जेल को घेर लिया, जिससे उन अनगिनत अंधेरे टावरों से भिनभिनाने की आवाजें निकलने लगीं। पहले उनसे निकलने वाली दहाड़ें अब कांपने और डर का एहसास करा रही थीं। डार्कनेस मास्टर हजारों साल बाद भी उसकी भव्य आभा बनी रही, और यहाँ तक कि दुर्जय और भयानक यमो भी उसके सामने कांपता था। हालांकि जैसे ही ये दबाव जियाओ मिंग तक पहुंचा, यह अचानक गायब हो गया। सिंहासन पर बैठी नाजुक आकृति ने धीरे धीरे जवाब में अपना सिर नीचे किया। जियाओ मिंग का शरीर उसकी बर्फीली काली आंखों में समा गया। तुम्हारे पास कुछ ताकत है, लेकिन तुम चाहे जो भी हो, जो भी जेल में घुसने की कोशिश करेगा वह मर जाएगा। जैसे ही डार्कनेस मास्टर के होठों से मरना शब्द निकला, कई विशाल काली जंजीरें तेजी से शून्य में घुस गईं। वे बिजली की गति से जियाओ मिंग की ओर बढ़ते हुए एक अतिप्रवाहित हत्या के इरादे के साथ थीं। इतना गुस्सा होना अच्छा नहीं है। जियो मिंग ने देखा कि डार्कनेस मास्टर ने उनकी पहली मुलाकात में एक क्रूर हमला किया और अपनी भौं को थोड़ा ऊपर उठाया। उसकी उंगलियों पर लपटें दिखाई दी और उसकी उंगली के एक झटके से अगले ही पल काली जंजीरें हिंसक रूप से फट गईं। उसके आसपास की जगह में लहरें फैल गईं। अगले ही पल उसका रूप सिंहासन के सामने प्रकट हुआ और उस पर बैठे डार्कनेस मास्टर को नीचे देखते हुए। डार्कनेस मास्टर को एहसास हुआ कि जब उसने ये दृश्य देखा तो उसे एक कठिन प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ा। उसकी आंखें सख्त हो गईं और जैसे ही वह एक और चाल चलने वाली थी, उसने पाया कि जियाओ मिंग की उंगली उसके माथे पर दबा रही थी, जिससे वह अपने शरीर पर नियंत्रण खो बैठी। अरे, इस व्यक्ति की ताकत मेरी छोटी बहन से भी ज्यादा है। ये राक्षस कहाँ से आया? डार्कनेस मास्टर ने खुद को स्थिर पाया और अंदर तक हिल गई। पूरा मुकाबला सिर्फ एक पल तक चला था, फिर भी वह पहले ही वश में हो चुकी थी। हे, अब तुम थोड़ा शांत हो सकती हो। डार्कनेस मास्टर को वश में करने के बाद जियाओ मिंग ने मजाक किया। उसने अपने सामने की आकृति को देखने के लिए एक पल लिया। वह लंबे लहराते बालों वाली चिकनी काले कवच में लिपटी एक महिला थी। उसके चेहरे की बनावट नाजुक थी और उसकी आंखें एकदम काली थीं, जो एक गहरा अंधेरा बिखेर रही थीं जो बुरा नहीं था, बल्कि असाधारण रूप से गहरा था। तुम कौन हो? डार्कनेस मास्टर ने एक पल के लिए संघर्ष किया, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि यह बेकार है, तो उसने सवालिया अंदाज में अपनी भौहें उठाईं। वीरानी, बाहर आओ और समझाओ। जियो मिंग ने इस मामले को समझाने के लिए टैबलेट स्पिरिट को पुकारा। पीली रोशनी के इकट्ठा होते ही टैबलेट स्पिरिट की प्राचीन आकृति अचानक शैतान दमनकारी जेल के भीतर प्रकट हुई। डार्क मास्टर सिंहासन पर अचंभित रह गया। उसकी आवाज में घबराहट का एक और निशान था। वीरानी, तुम मर नहीं गई। तुम यहाँ कैसे हो, और वह कौन है? अध्याय 602, राक्षसी सागर का समाधान। तुम्हारा गुस्सा अभी भी वैसा ही है। टैबलेट स्पिरिट की आकृति प्रकट हुई। उसने सिंहासन पर बैठे डार्कनेस मास्टर को देखा और कुछ हद तक असहाय तरीके से बोली, तुम्हें पहले मेरे सवाल का जवाब देना चाहिए। डार्कनेस मास्टर की नज़र टैबलेट स्पिरिट की आकृति पर टिकी हुई थी। उसकी ठंडी आवाज में आखिरकार जीवन के उतार चढ़ाव का एक अंश समाहित था। मास्टर लॉर्ड सिंबल एंसेस्टर के समान अवस्था का अस्तित्व है। टैबलेट स्पिरिट ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। क्या? ये सुनते ही डार्कनेस मास्टर के आमतौर पर ठंडे चेहरे पर कुछ असामान्य उतार चढ़ाव दिखाई दिए। वे काली आंखें एक बार फिर जियाओ मिंग की ओर मुड़ गईं। मैं मानता हूं कि वह बहुत शक्तिशाली है, संभवतः अर्धपूर्वज अवस्था में। लेकिन ये कहना कि वह मास्टर की अवस्था तक पहुंच गया है, बहुत ही असंभव है न? प्राचीन काल में कितने ही असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति अर्धपूर्वज अवस्था को भी नहीं छू पाते थे। इसलिए हमें जूनियर सिस्टर की सहायता करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए। मास्टर ने कहा कि वह सबसे अधिक संभावना वाली है कि वह उनके चरण तक पहुंचे। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि मास्टर तियानजुवान महाद्वीप से नहीं है? इसके अलावा आइस मास्टर को पहले ही मास्टर द्वारा शिष्य के रूप में ले लिया गया है। धमाका! डार्कनेस मास्टर के शरीर के भीतर से अचानक एक अत्यंत भयावह आभा निकली, जिसे वापस दबा दिया गया। उसके हमेशा भावहीन चेहरे पर आखिरकार इस पल एक बेकाबू परमानंद प्रकट हुआ। उसने ज्वलंत आंखों से टैबलेट स्पिरिट को देखा। कांपते हुए उसने पूछा, क्या जूनियर सिस्टर ने सफलतापूर्वक पुनर्जन्म लिया है? रुको! टैबलेट स्पिरिट के जवाब देने से पहले डार्कनेस मास्टर ने एक खामी खोज ली। वह एक मजबूत व्यक्ति नहीं है जो तियानजुवान महाद्वीप में बड़ा हुआ है। डार्कनेस मास्टर ने जियाओ मिंग की सावधानीपूर्वक जांच की और पाया कि यह मामला था। दूसरे पक्ष द्वारा अभ्यास की जाने वाली साधना प्रणाली उनकी युवान पावर प्रणाली से अलग लग रही थी। हालांकि अगर ऐसा होता तो दूसरे पक्ष के लिए एक सच्चे पूर्वज चरण की शक्ति होना समझ में आता। लेकिन डार्कनेस मास्टर अपने दिल में और अधिक सतर्क हो गई। तियानजुवान महाद्वीप में ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति क्यों दिखाई देगा? जियाओ मिंग ने डार्कनेस मास्टर के हाव भाव में सावधानी देखी, लेकिन उसने कुछ भी नहीं छिपाया। आखिरकार उसे कोई रोक नहीं सकता था।
उसने मुस्कुराते हुए कहा, तियानजुवान महाद्वीप को कई विमानों में युवा माना जाता है और इसलिए इसमें कई दिव्य वस्तुएं हैं। आपको उनमें से पहले स्थान पर रहने वाले के बारे में भी कुछ जानकारी होनी चाहिए। मेरा लक्ष्य इसे प्राप्त करना है, साथ ही रास्ते में कुछ पैतृक प्रतीकों को इकट्ठा करना है। तो आप हमारे तियानजुवान महाद्वीप की दिव्य वस्तुओं की लालसा में यहाँ आए हैं। ये सुनकर डार्कनेस मास्टर को काफ़ी नाराजगी हुई। उसे लगा कि वह एक बाहरी व्यक्ति है जो उसके परिवार के खजाने को जब्त करने की कोशिश कर रहा है। टैबलेट आत्मा उसके रवैये के सामने कुछ हद तक असहाय महसूस कर रही थी। हालांकि डार्कनेस मास्टर हमेशा से ऐसा ही था और उसके साथ तर्क करने की कोशिश करना व्यर्थ था। सौभाग्य से जियाओ मिंग एक गर्म स्वभाव वाला व्यक्ति नहीं था। उसने बुरा नहीं माना और बस एक हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, इतनी कठोरता से क्यों बोल रहे हो? तुम्हारे गुरु प्रतीक पूर्वज भी एक बाहरी व्यक्ति हैं। उन्होंने बस युआन पावर सिस्टम की खेती करना शुरू कर दिया और तुम इसे महसूस नहीं कर पाए, बस इतना ही। उनका लक्ष्य मेरे जैसा ही था। ओह, और वे यमू जो तुम्हें सिरदर्द देते हैं, उनका लक्ष्य भी वही है, बस अलग अलग तरीकों से। ये सुनते ही डार्कनेस मास्टर का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और उसका शरीर हिंसक रूप से कांपने लगा। यह एक ऐसी प्रतिक्रिया थी जो उसने तब भी नहीं दिखाई थी जब जियो मिंग ने उसे वश में किया था। जाहिर है वह इस रहस्योद्घाटन से बेहद हैरान थी। ये कैसे संभव है? कुछ भी असंभव नहीं है। प्रतीक पूर्वज इस विमान पर ठीक से तोड़ने के लिए आए थे, लेकिन जाहिर है वे असफल रहे। जियो मिंग ने ठहाका लगाया और इस विषय पर आगे नहीं बोले। इसके बजाय वह अपने सामने विशाल शैतान दमनकारी जेल को देखने के लिए मुड़े। एक पल की चुप्पी के बाद डार्कनेस मास्टर ने आखिरकार फिर से बात की। उनकी आवाज़ तनावपूर्ण थी। तो इस शैतान दमनकारी जेल में आने का तुम्हारा उद्देश्य क्या है? इन यमों को रिहा करने के लिए? बिल्कुल नहीं। यमो हमारे दायरे से बाहर से एक आक्रमणकारी शैतान कबीले का हिस्सा है जो यहाँ सभी जीवित प्राणियों के प्रति शत्रुतापूर्ण है। मैं उन्हें कैसे मुक्त कर सकता हूँ? ये यमो केवल उस दिव्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए मेरे लिए उपयोगी हैं। ये सुनकर डार्कनेस मास्टर ने राहत की सांस ली। अगर जियाओ मिंग वास्तव में इन यमों को बचाना चाहती थी तो उसके पास उसे रोकने का कोई तरीका नहीं था। फिर भी उसके दिमाग में एक और विचार आया, क्या तुम उस दिव्य वस्तु को प्राप्त करने के बाद तियानजुवान महाद्वीप को छोड़ दोगी? हाँ, तुम्हें पता होना चाहिए कि यमो जनजाति तियानजुवान महाद्वीप को चाहती है। अगर तुम दिव्य वस्तु ले लो और चले जाओ तो तियानजुवान महाद्वीप का क्या होगा? जब तक मुझे वह दिव्य वस्तु मिल जाती है, यमो जनजाति को आसानी से मिटाया जा सकता है। मैं एक चाल चलूंगा, जियाओ मिंग ने उदासीनता से कहा। वास्तव में भले ही वह आयाम भ्रूण प्राप्त न करे, फिर भी वह हस्तक्षेप करेगा। आखिरकार उसके प्रभाव के साथ क्या लिन डोंग समय पर पूर्वज चरण तक पहुंच सकता है, यह अभी भी अनिश्चित था। वह वास्तव में एक विमान के लोगों को अपनी गलती के लिए भुगतान नहीं करने दे सकता था। टैबलेट आत्मा ने बार बार बगल में सिर हिलाया। जिस मास्टर का वह अनुसरण कर रहा था वह कोई नीच स्वभाव का व्यक्ति नहीं था। उस स्थिति में इन 10 लाख यमों से निपटना तुम्हारा काम है। इस उत्तर के साथ डार्कनेस मास्टर ने बोलना बंद कर दिया। ... अशांत राक्षसी समुद्र के किनारे ड्रैगन जनजाति के सभी बुजुर्ग कुछ तनावपूर्ण भावों के साथ मंथन कर रहे राक्षसी समुद्र को देख रहे थे। जैसे जैसे समय बीतता गया उनके चेहरों पर गंभीरता और अधिक स्पष्ट होती गई और थोड़ी चिंता भी दिखाई दी। पिताजी, इतने लंबे समय तक नीचे रहने के बाद भी उसका कोई पता क्यों नहीं है? काले रंग की युवती आखिरकार बोलने से खुद को रोक नहीं पाई। उसकी आंखों में चिंता का भाव था। हालांकि जियाओ मिंग बहुत मजबूत था, लेकिन हाथ में जो मामला था उसने पूरे ड्रैगन जनजाति को प्रभावित किया। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह घबरा न सके। वह व्यक्ति राक्षसी समुद्र को पार करके सबसे निचले शैतान दमनकारी जेल में चला गया होगा, युआन कियान ने धीरे से कहा। शैतान दमनकारी जेल? कोई आश्चर्य नहीं कि इसमें इतना लंबा समय लग रहा है। बुजुर्गों को अचानक एहसास हुआ क्योंकि उन्हें नीचे की स्थिति के बारे में कुछ समझ थी। चिंता मत करो, उसकी ताकत के साथ मुझे यकीन है कि कोई समस्या नहीं होगी। युआन कियान मुस्कुराया और अपनी पीठ के पीछे हाथ जोड़कर अपनी आंखें थोड़ी बंद करके चुपचाप प्रतीक्षा की। दूसरों ने ये देखकर नजरें बदलीं और शांति से प्रतीक्षा की। अचानक युआन कियान की थोड़ी बंद आंखें खुल गईं। राक्षसी समुद्र को देखते हुए उसकी नज़र खुशी से भर गई। वूश! राक्षसी समुद्र अचानक हिल गया। एक बहुरंगी लौ आसमान में उठी जिसने आसपास के सभी राक्षसी क्यूई को पूरी तरह से शुद्ध कर दिया। इसके भीतर से 2 आकृतियां भी फूट पड़ीं। वरिष्ठ बाहर आ गया है। जब उन्होंने आकृतियों को उभरते देखा तो सभी बहुत खुश हुए। आकृतियां जल्दी से पास आईं और फिर सबके सामने उतरीं। उनके शरीर के चारों ओर की रोशनी की ढाल फैल गई, जिससे उनमें से एक जियाओ मिंग निकला जो पहले शैतान दमनकारी जेल में प्रवेश कर चुका था। वरिष्ठ, कैसा रहा? युआन कियान ने जियाओ मिंग को देखने के बाद उत्सुकता से पूछा। उभरना? ये बहुत आसानी से हो गया।
जियाओ मिंग मुस्कुराया और कहा, शैतान दमन जेल के भीतर यमों को पूरी तरह से मिटा दिया गया है। आपके ड्रैगन जनजाति को अब भविष्य में इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर कई पुराने ड्रैगन जनजाति के बुजुर्गों ने अपने अनुभवी चेहरों पर खुशी दिखाई। युआन कियान ने भी राहत की सांस ली और जल्दी से अपना आभार व्यक्त किया। फिर उन्होंने जियाओ मिंग के बगल में काले कवच वाली महिला को देखा। वह जिज्ञासा से देख रही थी। ये सीनियर डार्कनेस मास्टर होना चाहिए, है ना? अध्याय 603, किंग टेन का गंतव्य। सभी की उत्सुक निगाहों का सामना करते हुए डार्कनेस मास्टर ने आलस से कहा, तुम लोग अभी भी पहले की तरह बेकार हो। तुम लीक हुई राक्षसी क्यूई को भी नहीं संभाल सकते। क्या तुम्हारे कबीले के वे पुराने राक्षस कोई कदम उठाने में इतने अनिच्छुक हैं? वे सभी एकांत में हैं। युआन कियान ने कुछ अजीब तरीके से उत्तर दिया। डार्कनेस मास्टर ने जो कहा वह झूठ नहीं था। अगर वे पुराने राक्षस एक साथ काम करते तो शैतान दमनकारी जेल का मामला निश्चित रूप से हल हो सकता था। हालांकि किसी कारण से वे पुराने राक्षस टालमटोल कर रहे थे और काम करने में अनिच्छुक थे। वह अपने दम पर राक्षसी क्यूई को संभाल नहीं सकता था और उसने अन्य पुनर्जन्म चरण अभ्यासियों से मदद लेने के बारे में नहीं सोचा था। अब जब युआन कियान ने इसके बारे में सोचा तो ये काफ़ी अजीब लगा। वह एक बार फिर विचारों में खो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि हम सभी यमों द्वारा नियोजित किसी विशेष विधि का शिकार हो गए हैं? डार्कनेस मास्टर ने यह सुनकर अपना सिर हिलाया और ध्यान देना बंद कर दिया। इसके बजाय उसने खुशी से यंग हुआन को देखा और कहा, जूनियर सिस्टर। हालांकि उसे जो जवाब मिला वह यंग हुआन की ओर से हैरान करने वाला था। डार्कनेस मास्टर ने तुरंत समझ लिया, तुमने अभी तक अपनी यादों को नहीं जगाया है। कौन सी यादें? यंग हुआन अब पूरी तरह से हैरान थी। इन सभी 8 प्राचीन गुरुओं ने उसे जूनियर सिस्टर क्यों कहा? क्या तुमने उसे नहीं बताया? डार्कनेस मास्टर ने सीधे जवाब नहीं दिया, बल्कि इसके बजाय जियोमिंग से पूछा। मुझे लगता है कि हुआन खुद बनना पसंद करेगी, जियोमिंग ने धीरे से जवाब दिया। शुरू में उसे कोई आपत्ति नहीं थी अगर यंग हुआन अपनी यादों को वापस पा लेती, क्योंकि उनका कोई विशेष संबंध नहीं था। इसलिए उसने आइस पैतृक प्रतीक प्राप्त करने के लिए पुनर्जन्म मोहर को सक्रिय किया। हालांकि यंग हुआन के साथ लगभग 2 साल तक शिष्य के रूप में रहने और एक बंधन विकसित करने के बाद जियाओ मिंग को उसका वर्तमान व्यक्तित्व काफ़ी स्वीकार्य लगा। चाहे वह अपनी यादों को जगाए या नहीं, अब उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। अगर वह अपनी यादों को जगाना चाहती थी तो शायद तब तक इंतज़ार करना बेहतर होता जब तक कि उसका वर्तमान व्यक्तित्व थोड़ा और परिपक्व न हो जाए। डार्कनेस मास्टर ने अपनी जूनियर बहन के पिछले जीवन से उसके ठंडे और अलग व्यक्तित्व को याद किया। फिर उसने वर्तमान यंग हुआन पर नज़र डाली और पाया कि वह अपने दिल में सहमत है। तुमने जो कहा वह सही है। अब जब तुम यहाँ हो तो जूनियर बहन को दुनिया को बचाने का भारी बोझ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये व्यवस्था भी बुरी नहीं है। तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो, मास्टर? यंग हुआन पूरी तरह से हैरान थी। अब जब बात यहाँ तक पहुँच गई है तो मैं इसे तुमसे और नहीं छिपाऊंगी। तुम वास्तव में 8 प्राचीन मास्टर्स में से एक आइस मास्टर के पुनर्जन्म हो। जियाओ मिंग ने यंग हुआन की ओर रुख किया, आह भरी, और धीरे से समझाया। क्या? यंग हुआन के चेहरे पर आश्चर्य साफ झलक रहा था, जबकि म्यू लिंगशान और किंग टेन भी उतने ही हैरान थे। हुआन की पृष्ठभूमि इतनी असाधारण थी। युआन कियान और अन्य लोग भी दंग रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस छोटी लड़की की पहचान इतनी आश्चर्यजनक होगी। वह वास्तव में आइस मास्टर थी, सिंबल एंसेस्टर के बाद दूसरे नंबर पर। उन्होंने पहले इस पर ध्यान भी नहीं दिया था। चिंता मत करो, अगर तुम अपनी यादों को जगाने के लिए तैयार नहीं हो तो मैं उन्हें बंद करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जैसे जैसे तुम्हारी ताकत और अनुभव बढ़ेगा, इन यादों का तुम पर प्रभाव काफ़ी कम होता जाएगा, जियोमिंग ने यंग हुआन को आश्वस्त किया। उसके चेहरे पर बढ़ती घबराहट को देखते हुए उसने धीरे से उसके सिर को थपथपाया। अपने सिर के ऊपर गर्मी महसूस करते हुए यंग हुआन जियोमिंग की बाहों में झुक गई और दबी हुई आवाज़ में बोली, क्या मैं अपनी यादों को जगा नहीं सकता? मैं कोई आइस मास्टर नहीं बनना चाहता। मैं सिर्फ यंग हुआन बनना चाहता हूँ। ठीक है, यह संभव नहीं है। हालांकि आपके पिछले जीवन की साधना की यादें आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती हैं। मेरी सहायता से यदि आप अपनी यादों को अभी जगाते हैं तो आप पुनर्जन्म चरण के शिखर पर जल्दी ही एक शक्तिशाली व्यक्ति बन सकते हैं। क्या आप लुभाए नहीं जा रहे हैं? जियाओ मिंग ने धीरे से उसके बालों को सहलाया और पूछा। यंग हुआन ने जियाओ मिंग की बाहों से अपना सिर उठाया और उसकी आंखों में आंखें डाल लीं। उसकी नज़रें हठीले दृढ़ संकल्प से भरी हुई थीं। मैं बिल्कुल भी लुभाया नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, जैसा आप चाहें। उसकी यादों को सील करने का मतलब यह नहीं था कि वह अपनी पूर्व शक्ति को जागृत नहीं कर सकती थी। इसका मतलब सिर्फ ये था कि जियाओ मिंग को थोड़ा और समय और प्रयास लगाना होगा और यंग हुआन को अपनी पूर्व शक्ति को नियंत्रित करने के लिए और अधिक समय की आवश्यकता होगी। लेकिन अगर वह अपने इस शिष्य को शामिल नहीं करता तो और कौन करेगा?
युआन कियान मदद नहीं कर सका, लेकिन उसने बगल से सुनते हुए मुश्किल से निगल लिया। सीनियर वास्तव में सीनियर था। वह एक पुनर्जन्मकर्ता की यादों को भी सील कर सकता था, और सिर्फ किसी भी पुनर्जन्मकर्ता की नहीं, बल्कि आइस मास्टर की, जो शक्ति के मामले में प्रतीक पूर्वज के बाद दूसरे स्थान पर था। ऐसी शक्ति का स्तर कुछ ऐसा था जिसे सील करने का वे सपने में भी नहीं सोच सकते थे। वास्तव में वे उसके तुरंत जागने की कामना करेंगे। धन्यवाद मास्टर। जियाओ मिंग की स्वेच्छा से सहमति देखकर यंग हुआनहुआन के चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान खिल उठी। उसने अपना सुंदर चेहरा उठाया और उसके गाल पर एक चुंबन दिया, जिससे पास में खड़ी म्यू लिंगशान तुरंत आश्चर्य में चिल्ला उठी। आह, तुम बिग ब्रदर को चूमने के लिए इस स्थिति का फायदा क्यों उठा रही हो? वह मेरा गुरु है, उसे चूमने में क्या बुराई है? यंग हुआनहुआन जियाओ मिंग के आश्वासन से उत्साहित होकर फिर से जीवंत हो गई और एक चंचल चेहरे के साथ मू लिंगशान को चिढ़ाने लगी। तो बिग ब्रदर भी मेरा बिग ब्रदर है और मैं उसे भी चूमना चाहती हूँ, मू लिंगशान ने कहा और झपटने की कोशिश की, जिससे किंग टैन एक तरफ से शर्मा गई। मूर्खता बंद करो। जियाओ मिंग ने झपटने वाली मू लिंगशान को पकड़ लिया और अपनी उंगली से उसके माथे को सहलाया। जब मू लिंगशान ने आंसू भरी आंखों से अपना माथा ढांक लिया और बहुत ज्यादा आज्ञाकारी हो गई, तभी जियाओ मिंग ने उसे नीचे उतारा। फिर उसने धीरे से आत्मसंतुष्ट यंग हुआनहुआन को दूर धकेल दिया। डार्कनेस मास्टर ने यंग हुआनहुआन की चंचल हरकतों को देखा और मुस्कुराया। जूनियर बहन 8 प्राचीन गुरुओं में सबसे अधिक पूजी जाने वाली थी, लेकिन ऐसा मुस्कुराता हुआ चेहरा कुछ ऐसा था जो उन्होंने उसके पिछले जीवन में नहीं देखा था। खांसी सीनियर जियो, अब जब मामला सुलझ गया है, अगर आपको कुछ चाहिए तो हमें बताइए। अगर यह हमारी ड्रैगन जनजाति की क्षमता के भीतर है तो हम कंजूसी नहीं करेंगे। युआन कियान ने जब देखा कि जियो मिंग और उसके समूह के बीच बातचीत समाप्त हो गई है, तो उसने भी बात में शामिल हो गया। आपके ड्रैगन जनजाति द्वारा एकत्र की गई कुछ औषधीय जड़ी बूटियां अच्छी होंगी। जियाओ मिंग ने उसकी ओर देखा और प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं किया। ड्रैगन जनजाति अपनी संपत्ति के लिए जानी जाती थी और तियानजुआन महाद्वीप संसाधनों से समृद्ध था। वह ये नहीं कह सकता था कि ड्रैगन जनजाति के पास कोई ऐसा खजाना नहीं है जिसे वह महत्व देता हो। ठीक है, मैं तुरंत किसी को भेजूंगा। युआन कियान ने इशारा किया और एक बुजुर्ग जल्दी से चला गया। उसके बाद जियाओ मिंग ने अपना ध्यान डार्कनेस मास्टर की ओर लगाया। भविष्य के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? योजनाएं? डार्कनेस मास्टर ने एक पल के लिए सोचा। मेरी ताकत अभी पूरी तरह से जागृत नहीं हुई है। मैं तब तक प्रतीक्षा करने के लिए एक जगह ढूंढूंगा जब तक मेरी ताकत पूरी तरह से बहाल ना हो जाए। फिर मैं सीनियर सिस्टर और बाकी लोगों को ढूंढने जाऊंगा। मेरे पास आपके लिए एक सुझाव है। कौन सी जगह? डार्कनेस मास्टर ने उत्सुकता से पूछा। उत्तरी जुबान क्षेत्र में डार्कनेस का महल, अंधेरे का महल। ऐसा लगता है कि यह मेरी विरासत है जो मैंने पीछे छोड़ी है। सही है, डार्कनेस का महल अब उत्तरी जुबान क्षेत्र का अधिपति है। जब तक आप अपनी ताकत वापस नहीं पा लेते, तब तक कोई भी आपको वहां परेशान नहीं करेगा। ओह, और किंग टैन को भी अपने साथ ले आओ। जियो मिंग ने अपना हाथ हिलाया और किंग टैन को डार्कनेस मास्टर के सामने खड़ा कर दिया। इस छोटी लड़की का शरीर खास है। डार्कनेस मास्टर ने किंग टैन में कुछ असामान्य देखा। ऐसा लग रहा था कि वह लगातार अपने आसपास की यीन ऊर्जा को अवशोषित कर रही थी। किंग टैन के पास टर्मिनस डेविल बॉडी है और आपकी विरासत उसके लिए बहुत उपयुक्त है, जियो मिंग ने समझाया। जबकि वह खुद किंग टैन को सिखा सकता था, डार्कनेस मास्टर की विरासत वास्तव में उसके लिए अधिक उपयुक्त थी। डार्कनेस मास्टर उससे सिर्फ एक क्षेत्र नीचे था और उसे साधना की अपनी अनूठी समझ थी, इसलिए उसकी विरासत बहुत खराब नहीं हो सकती थी। ये बहुत उपयुक्त लगता है। डार्कनेस मास्टर ने व्यवस्था से सहमत होते हुए सिर हिलाया। मास्टर, हालांकि किंग टैन ने डरते डरते जियो मिंग के कपड़ों के हेम को पकड़ लिया, स्पष्ट रूप से कुछ हद तक अनिच्छुक। चिंता मत करो, तुम्हारी वर्तमान ताकत के साथ तुम लंबे समय तक नहीं जाओगे। मैं जल्द ही तुम्हें वापस लेने आऊंगा। अध्याय 604 अराजक दानव सागर में वापसी। इसमें कुछ समय लगा और कई वादे भी, लेकिन आखिरकार किंग टैन अनिच्छा से अपने गुरु की व्यवस्था का पालन करने के लिए सहमत हो गई। सभी को अलविदा कहने के बाद वह डार्कनेस मास्टर के साथ चली गई। उसके बाद ड्रैगन जनजाति के बुजुर्ग वापस लौटे और अपने साथ एक कियानकुन बैग लाए। युआन कियान ने सम्मानपूर्वक बैग को जियाओ मिंग को सौंप दिया। वरिष्ठ, ये हमारी प्रशंसा का एक छोटा सा प्रतीक है। जियाओ मिंग ने बैग लिया और अंदर देखा। फिर उसने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। सामान वास्तव में उत्कृष्ट था। ये सच था कि कोई भी दुनिया में क्यों न हो, ड्रैगन जनजाति हमेशा बेहद अमीर थी। अचानक जियाओ मिंग को कुछ याद आया और उसने युआन कियान की ओर देखा। आपको स्वर्गीय राक्षसी मार्टन जनजाति के साथ संपर्क होना चाहिए, है ना? हाँ, स्वर्गीय राक्षसी मार्टन जनजाति और हमारी जनजाति दोनों 4 अधिपति जनजातियों में से हैं, इसलिए हमारे पास वास्तव में कुछ संबंध हैं। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि वरिष्ठ इस बारे में क्यों पूछ रहे हैं?
युआन कियान की आंखों में संदेह का एक संकेत दिखाई दिया। स्वर्गीय राक्षसी मार्टन जनजाति वर्तमान में एक अनिश्चित स्थिति में है, उन पर यमो द्वारा आक्रमण किया गया है। क्या? लेकिन हमारे ड्रैगन जनजाति की बुद्धि में स्वर्गीय राक्षसी मार्टन जनजाति के साथ किसी भी विसंगति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये केवल सतह पर सामान्य लगता है। किसी ने उनके जनजाति की स्वर्गीय गुफा में अनंत ब्रह्मदानव फूल लगाया। स्वर्गीय राक्षसी मार्टन जनजाति के वे कुलीन सदस्य जो खेती करने के लिए स्वर्गीय गुफा में प्रवेश कर गए थे, अब यमों की योजनाओं का शिकार हो गए हैं और गहरी नींद में फंस गए हैं। अनंत ब्रह्मदानव फूल? अगर ऐसा है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि स्वर्गीय राक्षसी मार्टन जनजाति से कोई खबर नहीं है। युआन कियान ने ये सुनकर भौहें सिकोड़ लीं। पिताजी, अनंत ब्रह्मदानव फूल क्या है? युआन कियान के पीछे काले कपड़े पहने युवती ने उत्सुकता से पूछा। अनंत ब्रह्मदानव फूल यमो जनजाति के भीतर एक भयानक चीज है। ऐसा कहा जाता है कि इसे अनगिनत लोगों के मांस और रक्त से उगाया जाता है। इसके लिए उत्प्रेरक के रूप में यमो राजा के रक्त की भी आवश्यकता होती है। अंततः इसे खिलने में 1000 साल लगेंगे। युआन कियान की आवाज़ गंभीर हो गई। ये फूल लगभग अगोचर सुगंध उत्सर्जित करता है। एक बार सूंघने के बाद ये व्यक्ति को एक भ्रम में फंसा देगा जो कभी फीका नहीं पड़ेगा। जब तक व्यक्ति का शरीर मुरझा नहीं जाता तब तक वह इस भ्रम में फंसा रहेगा, कोई बाहरी परेशानी के लक्षण नहीं दिखाएगा और दूसरों को ऐसा लगेगा जैसे वह गहरी साधना में है। ये स्वर्गीय गुफा वह स्थान है जहां स्वर्गीय राक्षसी मार्टन जनजाति के कुलीन सदस्य एकांत में साधना करते हैं। अब उनके जनजाति नेता सहित जो पुनर्जन्म चरण के अभ्यासी हैं, वे सभी संभवतः फंस गए हैं। इन कुलीन सदस्यों के बिना स्वर्गीय राक्षसी मार्टन जनजाति जल्दी ही 4 अधिपति जनजातियों की श्रेणी से गिर जाएगी। यह इतना शक्तिशाली है। काले रंग की युवती चौंक गई। चूंकि तुम जानते हो कि यह क्या है, इसलिए मैं इसे संभालने का काम तुम्हें सौंपता हूं। जियो मिंग ने उनकी बातचीत सुनने के बाद धीरे से कहा। समझ गया, मैं व्यक्तिगत रूप से स्वर्गीय राक्षसी मार्टन जनजाति का दौरा करूंगा। जियाओ मिंग मुस्कुराया। इस मामले के सुलझने के बाद अब हमारे जाने का समय आ गया है। ... अराजक दानव सागर में ज्वाला सागर क्षेत्र काफी बड़ा था। इस समुद्री क्षेत्र में कोई अन्य गुट नहीं थे सिवाय एक विशालकाय ज्वाला दिव्य हॉल, जो इस समुद्री क्षेत्र का निर्विवाद शासक और अधिपति था। अराजक दानव सागर में अनगिनत शक्तिशाली विशेषज्ञ, जितने अनगिनत बादल थे, एकत्र हुए। तियानजुवान महाद्वीप के अन्य क्षेत्रों की तुलना में यहाँ प्रमुख गुटों के बीच संबंध स्पष्ट रूप से अधिक जटिल थे। इतने बड़े समुद्री क्षेत्र पर कब्जा करना कोई आसान काम नहीं था। ज्वाला दिव्य हॉल ऐसा करने में सक्षम होने का मुख्य कारण काफी हद तक मोलुओं की उपस्थिति थी, जो एक संसार चरण अभ्यासी और धधकते पैतृक प्रतीक का नियंत्रक था। 2 सरल शीर्षक। फिर भी पुनर्जन्म चरण के अभ्यासी भी उसके प्रति जरा भी अनादर दिखाने की हिम्मत नहीं कर पाते। इस समुद्री क्षेत्र में शायद ही कोई ऐसा था जो ज्वाला दिव्य हॉल के अधिकार को चुनौती देने की हिम्मत रखता हो। यहाँ तक कि वे प्रमुख गुट भी इस समुद्री क्षेत्र में पहुंचने पर अपने आप को फिर से प्रशिक्षित करने का विकल्प चुनते थे। जियाओ मिंग तिकड़ी ड्रैगन दायरे से निकलने के बाद सीधे यहाँ पहुंची थी। हम आखिरकार वापस आ गए। म्यूलिंगशान स्थानिक चैनल से बाहर निकली। उसकी आंखें पीले लाल समुद्र को देखकर चमक उठीं। वह समुद्र की ओर उत्साह से चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सकी। अमर ऋषि वेल कबीले की सदस्य होने के नाते उसे स्वाभाविक रूप से समुद्र पसंद था। उसके पीछे जियाओ मिंग ने क्षेत्र का सर्वेक्षण किया और समुद्र की सतह के नीचे छिपी लपटों की बेतहाशा हिंसक शक्ति को महसूस किया। फ्लेम सी रीजन के नीचे ज्वालामुखियों की एक सतत श्रृंखला है। इसकी सतह को देखकर यह मत मानिए कि यह समुद्री क्षेत्र शांत है। सतह के नीचे अनगिनत ज्वालामुखी फट रहे हैं और लावा उगल रहे हैं। अगर कोई लापरवाही से इधर उधर भागता है तो एक गहन मृत्यु चरण का अभ्यासी भी बेहद दयनीय स्थिति में पहुंच जाएगा। म्यूलिंगशान ने जियाओ मिंग और यंग हुआन को समझाने के लिए मुड़कर देखा। समुद्र की भूमिगत संरचना स्पष्ट रूप से कुछ ऐसी थी जिससे वह बेहद परिचित थी। जियाओ मिंग ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर मुस्कुराया और कहा, चलो फ्लेम डिवाइन हॉल में जाने और वर्तमान ब्लेजिंग एंसेस्ट्रल सिंबल कंट्रोलर से मिलने का समय आ गया है। जैसे ही उसके शब्द फीके पड़े, जियाओ मिंग तिकड़ी बहुरंगी रोशनी की 3 धारियों में बदल गई और समुद्र क्षेत्र की गहराई की ओर भाग गई। तीनों को कभी कभी उग्र लाल कवच पहने लोगों के बड़े समूह दिखाई देते थे जो धीरे धीरे फ्लेमसी क्षेत्र के सबसे गहरे हिस्से में प्रवेश करते हुए इधर उधर भागते थे। कवच के नीचे तेज चील जैसी आंखें लगातार उनके आसपास के वातावरण को स्कैन कर रही थीं। इन लगभग सेना जैसे समूहों पर जियाओ मिंग ने उनकी छाती पर ज्वाला का प्रतीक देखा। ये फ्लेम डिवाइन हॉल का प्रतीक था। जाहिर है वे फ्लेम डिवाइन हॉल की कानून प्रवर्तन इकाइयां थीं। ऐसे उच्च प्रशिक्षित गार्डों के साथ फ्लेम डिवाइन हॉल वास्तव में अराजक दानव सागर के भीतर एक अधिपति के रूप में अपनी स्थिति का हकदार था। ज्वाला सागर क्षेत्र काफी बड़ा और विस्तृत था, जिसमें द्वीपों का घना नेटवर्क था।
अगर जियाओमिंग मोलुओ से मिलना चाहते थे तो उन्हें उग्र ज्वाला शहर जाना होगा, जो ज्वाला दिव्य हॉल का मुख्यालय था। जियाओमिंग की गति के साथ दूरी नगण्य थी। जल्द ही दूरी में एक लाल रंग की भूमि दिखाई दी। भूमि पर एक विशाल और अंतहीन विशाल शहर, भूमि पर बैठे एक प्राचीन अग्नि ड्रैगन के समान, समुद्र क्षेत्र के ऊपर खड़ा था। एक विशाल लाल रंग की प्रकाश बाधा एक उल्टे कटोरे की तरह पूरे शहर को घेर लिया। इसकी सतह से एक भयानक ऊर्जा उतार चढ़ाव निकल रहा था। इस ऊर्जा के कारण आसपास के स्थान में भी विकृति और विरूपण के सूक्ष्म संकेत दिखाई दिए। शहर के आसपास से प्रकाश की अनगिनत धारियां मूसलाधार बारिश की तरह बरस रही थीं। आखिरकार वे प्रकाश स्क्रीन से गुजरे और इस मेगा सिटी में प्रवेश किया। इस विशाल और राजसी शहर में प्रवेश करने से पहले जियाओमिंग तिकड़ी धीरे धीरे आसमान से उतरी। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, उन्हें शोरगुल की एक कर्कश ध्वनि ने स्वागत किया जो आकाश की ओर गूंज रही थी। बड़े भाई, क्या हमें शहर का पता लगाने और कुछ मौज मस्ती करने के लिए कुछ समय निकालना चाहिए, या हमें सीधे फ्लेम डिवाइन हॉल के हॉल मास्टर से मिलना चाहिए? मु लिंगशान ने एक चमकदार मुस्कान के साथ पूछा। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं क्योंकि वह चहल पहल भरी सड़कों पर देख रही थी। मुझे वास्तव में खरीदारी करने का मन नहीं है। जियाओमिंग ने थकान के साथ अंदर ही अंदर आह भरी। ऐसी जगहों पर घूमना उसके लिए कोई आकर्षण नहीं था। वह उन दो लड़कियों की तरह नहीं था जो अनुभवहीन थीं और उन्हें हर चीज़ आकर्षक लगती थी। मु लिंगशान और यंग हुआनहुआन को स्पष्ट रूप से उत्सुक देखकर, जिन्होंने स्पष्ट रूप से उसके उत्साह को साझा किया, उसने कहा, तुम दोनों यहाँ घूम सकते हो। मैं खुद मोलुओ को ढूंढने जाऊंगा। तुम दोनों मज़े करो और जब मैं काम पूरा कर लूंगा तो मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगा। तो कोई बात नहीं मास्टर, चलो पहले उस मोलुओ को ढूंढते हैं जिसका नाम क्या है। हम तुम्हारे साथ चलेंगे, यंग हुआनहुआन ने ये सुनते ही कहा। अपने मास्टर के बिना इधर उधर भटकने का क्या मतलब होगा? हाँ हाँ, बड़े भाई के बिना कोई मज़ा नहीं है। मु लिंगशान ने सहमति में जोर से सिर हिलाया। अध्याय 605 मोलुओ प्रकट होता है। जियाओमिंग ने उन्हें और मनाने की कोशिश की, लेकिन दोनों महिलाओं ने पहले ही अपना मन बना लिया था। उसके प्रयास व्यर्थ होने वाले थे। ठीक है, तुम दोनों मेरे साथ आ सकते हो, जियाओमिंग केवल इतना ही मान सकता था। मुस्कुराते हुए दोनों को शहर के केंद्र की ओर ले जाने से पहले उसने अपने हाथ फैला दिए। उग्र ज्वाला शहर के केंद्र में भव्य और राजसी महलों का एक समूह था। ये ज्वाला दिव्य हॉल का मुख्यालय था, जो कई सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली आभाओं से घिरा हुआ था। ज्वाला दिव्य हॉल के लिए अराजक दानव सागर में अधिपति बनने में सक्षम होने के लिए ये स्पष्ट था कि उनके पास वास्तविक संपत्ति भी थी जिसे कम करके नहीं आंका जा सकता था। इन महलनुमा इमारतों के आसपास के क्षेत्र में विशाल भाले चलाने वाले और चमकीले लाल कवच पहने हुए सैनिकों द्वारा पहरा दिया जाता था। वे फ्लेम डिवाइन हॉल के फ्लेम डिवाइन गार्ड हैं। उनके बारे में अफवाह है कि वे फ्लेम डिवाइन हॉल की सबसे मजबूत लड़ाकू ताकत हैं और वे पूरे साल अपनी संख्या 1000 पर बनाए रखते हैं। जब भी कोई शामिल होता है तो किसी और को बाहर निकाल दिया जाता है। मु लिंगशान ने धीमी आवाज में समझाया। जियाओमिंग तिकड़ी के आगमन ने स्वाभाविक रूप से इन गार्डों का ध्यान आकर्षित किया। फ्लेम डिवाइन गार्ड के सबसे आगे एक सुंदर आकृति उनके पास आई। महिला लंबी और पतली थी। उसके चमकीले लाल मुलायम कवच ने उसके आकर्षक वक्रों को रेखांकित किया। उसके चमकीले, घुंघराले, लंबे लाल बाल उसे आग की लपटों की तरह ही आकर्षक और जलते हुए बनाते थे। उसने अपने हाथ में एक लंबा, लाल भाला पकड़ रखा था। ये लंबा भाला एक अजीबोगरीब तरीके से बनाया गया था। एक फीनिक्स ने अपने शरीर पर अपने पंख फैलाए थे, जबकि भाले की नोक एक उड़ती हुई, ज्वलंत फीनिक्स थी। तेज फीनिक्स चोंच ठंडी रोशनी से चमक रही थी। ये हथियार जितना शानदार था, उतना ही घातक भी था। महिला ने अपने लाल भाले से जियाओमिंग और उसके साथियों को रोक दिया। तुम कौन हो? मेरे फ्लेम डिवाइन हॉल से तुम्हारा क्या काम है? मैं जियाओमिंग हूँ, यहाँ तुम्हारे हॉल मास्टर मोलुओ से मिलने आया हूँ। जियाओमिंग ने मुस्कुराते हुए भाले को देखा जो उसकी ओर इशारा कर रहा था। क्या तुम्हारे पास कोई निमंत्रण है? नहीं, हमारे पास नहीं है। फिर मुझे खेद है, लेकिन आपको जाना होगा। महिला की प्रतिक्रिया तत्काल थी। उत्तर देने के बाद उसने तीनों पर सतर्क नजर रखी। हालांकि जब उसने म्यू लिंगशान को देखा तो उसका चेहरा स्पष्ट रूप से विस्मय में बदल गया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने आदेश दिया, उन्हें घेर लो। समझ गया। उसके पीछे हजारों फ्लेम डिवाइन गार्ड तुरंत फैल गए और बिजली की गति से जियाओमिंग तिकड़ी को घेर लिया। इस दृश्य ने कई लोगों का ध्यान खींचा। फ्लेम डिवाइन हॉल की आसपास की इमारतों से उत्सुक नजरें डाली गईं। कोई फ्लेम डिवाइन हॉल में घुसने की कोशिश कर रहा है। वाह, उन्हें जरूर मौत की इच्छा होगी। क्या हर कोई नहीं जानता कि हॉल मास्टर मोलुओ एक सुपर मजबूत व्यक्ति है जो पुनर्जन्म चरण के अभ्यासियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है? ये पहली बार है कि किसी ने उनके दरवाजे पर दस्तक देकर बेशर्मी से मौत की मांग की है। ... अरे, क्या ये थोड़ा ज्यादा दबंग नहीं है? हमने तो कुछ भी नहीं कहा। तुम हमें क्यों घेर रहे हो?
जब यंग हुआन ने देखा कि उन्हें घेर लिया गया है तो उसने बहुत असंतुष्ट होकर अपना मुंह खोला। इनमें से प्रत्येक युवतियां एक दूसरे से ज्यादा घमंडी क्यों थीं? ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने अमर ऋषि वेल कबीले की संत का अपहरण कर लिया है। अब समुद्री दानव तुम्हें पूरी तरह से चाहते हैं। बेशक हम फ्लेम डिवाइन हॉल में तुम्हें जाने नहीं दे सकते। महिला ने मू लिंगशान की ओर इशारा किया। मुझे अगवा कर लिया गया था। मुझे कैसे पता नहीं चला? मू लिंगशान, जिसकी ओर इशारा किया जा रहा था, ने कुछ हैरान होकर जवाब दिया। महिला ने मू लिंगशान के भ्रमित भाव को देखा और महसूस किया कि कोई गलतफहमी हो सकती है। वह स्पष्ट करने ही वाली थी कि अचानक उसने जियाओमिंग को शांत लेकिन अधिकारपूर्ण लहजे में आदेश देते हुए सुना, मो लुओ, बाहर आओ। हालांकि वह धीरे से बोल रहा था, लेकिन उसके शब्दों में एक निर्विवाद अधिकार था। फ्लेम डिवाइन हॉल के अंदर एक भव्य और राजसी हॉल में लाल लबादे में लिपटे एक व्यक्ति ने अचानक अपना सिर उठाया, जिससे उसका चेहरा खुरदुरा दिखाई दिया। उसकी मोटी भौहों के बीच एक ऐसी दबंग आत्मा थी जो पूरी दुनिया को जला सकती थी, जबकि उसके माथे के बीच में एक ज्वाला का प्रतीक चमक रहा था। लाल लबादे में लिपटे व्यक्ति की आंखों में आश्चर्य भर गया और वह बुदबुदाया, एक शक्तिशाली व्यक्ति आ गया है। अगले ही पल वह व्यक्ति चमक उठा और बाहर प्रकट हो गया। अल्पविराम। उसी समय जियाओमिंग को कुछ महसूस हुआ और उसने ऊपर देखा। क्या आप फ्लेम डिवाइन हॉल के मास्टर हैं, मो लुओ? वास्तव में लाल लबादे में लिपटे व्यक्ति का चेहरा गंभीर था और उसने थोड़ा सिर हिलाया। उसकी आवाज़ सुनकर फ्लेम गॉड गार्ड्स ने मो लुओ को देखा और तुरंत एक घुटने पर झुक गए और एक स्वर में कहा, नमस्कार हॉल मास्टर। ये वास्तव में मो लुओ है। छाया से भय से भरी कई आंखें हवा में खड़ी लाल वस्त्रधारी आकृति को देख रही थीं। मो लुओ, यह एक ऐसा नाम था जिसकी अराजक दानव सागर में एक दुर्जय प्रतिष्ठा थी। पूरे अराजक दानव सागर के भीतर शीर्ष शक्तियों में से यह मो लुओ निस्संदेह एक अग्रणी व्यक्ति था। उनके ज्वाला दिव्य हॉल ने ज्वाला सागर क्षेत्र पर अपना दबदबा बना लिया था और यह अराजक दानव सागर के भीतर एक प्रसिद्ध गुट बन गया था। मो लुओ की ताकत संसार चरण में थी, एक ऐसा चरण जो अराजक दानव सागर में प्रमुख गुटों के कई नेताओं के पास भी था। हालांकि कोई भी संसार चरण का अभ्यासी मो लुओ के सामने अहंकार से काम करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह 8 पैतृक प्रतीकों में से एक धधकते पैतृक प्रतीक को नियंत्रित करता था। ये केवल इस स्तर पर था कि एक पैतृक प्रतीक की पूरी क्षमता को उजागर किया जा सकता था, और जब ऐसी शक्ति प्रकट होती थी तो ये दुनिया को कांपने का कारण बन सकती थी। पैतृक प्रतीक पर भरोसा करते हुए मो लुओ पुनर्जन्म चरण के अभ्यासियों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम था। इस तरह की ताकत का स्तर आमतौर पर किंवदंतियों की बात होती है, फिर भी यहाँ और अभी ये पौराणिक व्यक्ति वास्तव में सभी के सामने खड़ा था। हालांकि किसी के लिए सिर्फ मो लुओ को बुलाना और उसके चेहरे पर इतनी गंभीर अभिव्यक्ति के साथ आना, इस दूसरे व्यक्ति के पास किस तरह की ताकत होनी चाहिए? विभिन्न छिपी हुई निगाहों को अनदेखा करते हुए मो लुओ ने जियाओमिंग को देखा और गहरी आवाज में पूछा, क्या मैं जान सकता हूं कि महामहिम मेरे पास क्यों आए हैं? कुछ ज्यादा नहीं, मैं सिर्फ आपके पास मौजूद धधकते पैतृक प्रतीक को उधार लेना चाहता हूं। जियाओमिंग ने मो लुओ के माथे पर प्रतीक को देखा और शांति से कहा, धधकते पैतृक प्रतीक का बहुत महत्व है। महामहिम को ऐसी चीजों के बारे में मजाक करने से बचना चाहिए। मुझे महामहिम को जाने के लिए कहना होगा। मो लुओ की आवाज़ गंभीर थी। वह अपने सामने वाले व्यक्ति की ताकत को महसूस कर सकता था। जब वह दूसरे पक्ष का सामना करता था तो उसे अपनी लपटों के भीतर एक बेकाबू उछाल महसूस होता था। हालांकि उसका चरित्र बहुत ज्यादा दबंग था। कुछ शब्द उसे धधकते पैतृक प्रतीक को सौंपने के लिए पर्याप्त नहीं थे। हालांकि जियाओमिंग के लिए भी छोड़ना कोई विकल्प नहीं था। धधकते पैतृक प्रतीक ने दुनिया की लपटों का सार दर्शाया। खुद आग में माहिर होने के कारण वह इस अवसर को नहीं चूकना चाहता था। इसके अलावा उसका इरादा केवल इसे उधार लेना था, इसे हमेशा के लिए रखना नहीं। एक बार जब उसने धधकते पैतृक प्रतीक को समझ लिया और यह अब उसके किसी काम का नहीं रहा, तो उसने स्वाभाविक रूप से इसे मो लुओ को वापस करने की योजना बनाई। अपनी ताकत से इसे समझने में उसे ज्यादा समय नहीं लगेगा। फिर भी ये समझाना अनावश्यक और समय लेने वाला लग रहा था, और मो लुओ शायद वैसे भी इसके लिए सहमत न हो। पहले पैतृक प्रतीक को सुरक्षित करना और बाद में क्षतिपूर्ति करना बेहतर है। उस विचार के साथ जियाओमिंग ने अपना हाथ उठाया। उसकी हथेली बिजली की तरह चमक रही थी। गड़गड़ाहट। अचानक एक पल के लिए सब कुछ अंधेरा हो गया, इससे पहले कि आकाश में एक चमकदार चांदी की रोशनी फूट पड़े। इसके बाद लगातार गड़गड़ाहट की आवाज आई जो सभी के कानों में एक अवर्णनीय दबाव के साथ गूंज उठी। आकाश अनगिनत विशाल बिजली के बोल्टों से भरा हुआ था जो प्राचीन बिजली के ड्रैगन से मिलते जुलते थे। गड़गड़ाहट की गर्जना दूर दूर तक फैल गई, जिससे एक ऐसा तमाशा बन गया जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। एक चाल, अगर तुम एक चाल झेल सको तो मैं चला जाऊंगा, नहीं तो तुम्हें मुझे कुछ समय के लिए धधकते पैतृक प्रतीक को उधार देना होगा।
अध्याय 606 धधकते पैतृक प्रतीक को प्राप्त करना। एक चाल। तुम लोगों को बहुत कम मानते हो। वह युवती जिसने पहले जियाओमिंग को रोका था, उसके शब्दों को सुनकर अपना आक्रोश व्यक्त करने से खुद को रोक नहीं पाए। शिनलियन, पीछे हटो, मोन लुओ ने उसे डांटा। वह ऊपर बिजली के भीतर निहित भयानक ऊर्जा को महसूस कर सकता था। अगर इसे पूरी तरह से मुक्त किया जाए तो पूरा उग्रज्वाला शहर जमीन पर गिर जाएगा। इस व्यक्ति की एक चाल कोई मजाक नहीं थी। हालांकि तांग शिनलियन को फटकार लगाई गई थी, फिर भी उसके दिल में थोड़ी अवज्ञा महसूस हुई। वह अपने गुरु को कम आंकना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। हालांकि उसके पास मोन लुओ की सख्त निगाहों के नीचे पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसके पीछे हटने के बाद मोन लुओ आसमान में उड़ गया और ऊपर की अनगिनत बिजली की चमक को देखने के लिए अपना सिर थोड़ा झुकाया। क्या तुम जानते हो, धधकते पैतृक प्रतीक यमों को मिटाने और अपने परिवार का बदला लेने के लिए मेरी निर्भरता है, मोन लुओ ने शांति से कहा। लेकिन उसकी आवाज़ में तीव्र जुनून का संकेत था। इसलिए मेरे लिए इसे इतनी आसानी से तुम्हें देना बिल्कुल असंभव है। जैसे ही उसके शब्द निकले, उसके शरीर से लाल रंग की लपटों की एक लहर अचानक फूट पड़ी और तेजी से आसपास के क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। तीव्र गर्मी के कारण जगह विकृत दिखाई देने लगी। धधकते पैतृक प्रतीक की शक्ति। ऐसा लगता है कि तुम काफी दृढ़ निश्चयी हो। जियोमिंग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और अपनी हथेली को धीरे से दबाने के लिए पलट दिया। तुरंत पूरा अग्निज्वाला शहर कांप उठा क्योंकि आसमान में एक ऊंची चांदी की रोशनी फूट पड़ी। इस समय आसमान में गरजने वाली अनगिनत बिजली की चमक शून्य को भेदती हुई मोन लुओ के सामने आ गई। मोन लुओ की निगाहें गंभीर हो गईं क्योंकि उसने हल्के से अपनी हथेली पकड़ ली। बढ़ती हुई लाल लपटें धीरे धीरे ऊपर उठती गईं। अंत में वे उसके सिर के ऊपर भयंकर रूप से जलते हुए एक धधकते सूरज में बदल गए। फिर ये 3000 मीटर का सूरज एक गगनभेदी गर्जना के साथ आगे बढ़ा। धमाका, धमाका, धमाका। हालांकि मोन लुओ की प्रतिरोध करने की इच्छाशक्ति मजबूत थी, लेकिन दोनों के बीच ताकत में असमानता बहुत ज्यादा थी। आकाश में फैली लपटें तुरंत बिखर गईं और बिजली जहां भी गुजरी वहीं ढह गईं। बिजली की दबंग शक्ति ने धधकते पैतृक प्रतीक की शक्ति को सीधे कदम दर कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ये सामान्य परिस्थितियों में व्यवहारिक रूप से असंभव होगा क्योंकि वे बिजली के बोल्ट सिर्फ साधारण थे। वे धधकते पैतृक प्रतीक की शक्ति से अधिक शक्तिशाली नहीं हो सकते थे। फिर भी वर्तमान घटना पूरी तरह से दोनों के बीच की ताकत के अंतर के कारण थी। मोन लुओ ने अपना सिर उठाया, बिजली के बोल्टों को भयानक शक्ति के साथ अपनी ओर भागते हुए देखा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर के भीतर युवान शक्ति इस समय प्रज्वलित हो रही थी। बिजली तुरंत पास आए और मोन लुओ की ओर से किसी भी दृश्य बचाव के बिना ये फट गई और उसे घेर लिया। धमाका, धमाका। बिजली की अनगिनत विशाल किरणें फैल गईं और उन्होंने क्षेत्र को बिजली के समुद्र की तरह ढक दिया। बिजली की शक्ति के तहत कभी कभी दिखाई देने वाली काली दरार रेखाओं के साथ अंतरिक्ष विकृत दिखाई दिया। यह बहुत क्रूर है, कई लोगों ने अपनी सांसों में बुदबुदाया जब उन्होंने आकाश को बिजली से भरते देखा। ये स्पष्ट था कि फ्लेम डिवाइन हॉल के मास्टर मोन लुओ सुंदर युवक का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इस तरह के हमले से बचना एक चमत्कार होगा। तुम कमीने। कुछ ही दूरी पर तांग शिनलियन की आंखें इस दृश्य को देखकर तुरंत लाल हो गईं। उसने अपना लंबा भला उठाया और उसे जियाओमिंग की ओर जोर से फेंका। हालांकि अपनी आस्तीन की एक लहर के साथ जियाओमिंग ने उसे और उसके पीछे फ्लेम डिवाइन हॉल के सभी सदस्यों को एक बहुरंगी प्रकाश अवरोध में घेर लिया। चाहे वे कितने भी जोर से प्रहार करें, वे इसे तोड़ने में असमर्थ थे। बस बहुत हो गया, जियाओमिंग ने उदासीनता से कहा। फिर उसकी नज़र बिजली के समुद्र की ओर चली गई। बिजली का समुद्र धीरे धीरे छट गया, जिससे एक ज्वलंत लाल आकृति नीचे तैरती हुई और स्थिर रूप से जमीन पर उतरती हुई दिखाई दी। मोन लुओ जीता। अनगिनत लोग इस नज़ारे को देखकर हैरान थे। अभी की स्थिति स्पष्ट रूप से मोन लुओ के खिलाफ लग रही थी। हालांकि इससे पहले कि वे पूरी तरह से समझ पाते कि क्या हुआ, मोन लुओ ने अचानक एक गहरी सांस ली और मुंह में ताज़ा खून थूक दिया, फिर जोर से जमीन पर गिर गया। हॉल मास्टर तांग शिनलियन और फ्लेम डिवाइन हॉल के अन्य लोगों ने ये देखा और तुरंत बहुरंगी प्रकाश अवरोध को छोड़ने के लिए संघर्ष किया। इस बार जियोमिंग ने उन्हें नहीं रोका। तांग शिनलियन ने सफलतापूर्वक अवरोध को बाहर निकाला और मोन लुओ की तरफ दौड़ी। उसने उसे उपचार की दवा खिलाने की कोशिश की, लेकिन मोन लुओ ने विरोध किया और मना कर दिया। शिनलियन, मेरी मदद करो। मास्टर, कृपया पहले उपचार की दवा लें। तुम अब अपने गुरु की बातें भी नहीं सुनते। मोन लुओ ने भौहें से कुढ़ीं और तांग शिनलियन के पास मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मोन लुओ अभी खड़ा ही हुआ था कि जियोमिंग धीरे धीरे उसके पास आया। तुम्हें कैसा लग रहा है? खांसी, मैं हार गया। मोन लुओ ने जोर से खांसते हुए मुंह से खून थूका। उसे लग रहा था कि अगर दूसरे पक्ष ने खुद को नहीं रोका होता तो वह मौके पर ही मर जाता। फिर धधकते पैतृक प्रतीक को सौंप दो और मैं कुछ समय बाद इसे तुम्हें लौटा दूंगा।
मोलुओ एक पल के लिए चुप हो गया। फिर उसके माथे से एक हथेली के आकार का छोटा अग्नि फीनिक्स निकला। इस अग्नि फीनिक्स के भीतर भयानक शक्ति उत्सर्जित करने वाले छोटे अजीब प्रतीक देखे जा सकते थे। धधकते पैतृक प्रतीक। जियाओ मिंग की आंखें थोड़ी झपक उठी जब उसने अपना हाथ हिलाया। फीनिक्स आज्ञाकारी ढंग से उसके हाथ में आ गया, जिससे उसे नियंत्रित करने की अनुमति मिल गई। जब मो लुओ ने देखा कि जियाओ मिंग कितनी आसानी से धधकते पैतृक प्रतीक को वश में करने में सक्षम था, तो वह फिर से खांसने और मुंह से खून थूकने से खुद को रोक नहीं सका। उसके बगल में बैठी शिष्या इतनी डर गई कि उसका चेहरा उड़ गया। जियाओ मिंग ने अपने हाथ की एक झट से धधकते पैतृक प्रतीक को हटा दिया। उसके बाद उसने मो लुओ पर एक जेड बोतल फेंकी। भले ही आप अभी तक मरे नहीं हैं, लेकिन आप मरने के करीब हैं। ये गोली आपको आगे बढ़ने और पुनर्जन्म चरण की असली ताकत बनने में मदद कर सकती है। आप इसे लेते हैं या नहीं, यह आप पर निर्भर है। मो लुओ ने दवा की बोतल पकड़ते हुए स्तब्ध देखा। फिर उसने जल्दी से आवाज़ लगाई जब उसने देखा कि जियाओ मिंग जाने वाला है। वरिष्ठ, धन्यवाद। इसका जिक्र मत करो। मैंने तुम्हें पीटा और तुम्हारा सामान ले लिया। बस कोई शिकायत मत रखो और यही काफ़ी होगा। जियाओ मिंग ने अपना हाथ हिलाया और मू लिंगशान और यंग हुआनहुआन के साथ चला गया। तांग शिनलियन ने उनके जाने वाले आकृतियों को देखने के बाद कुछ उलझन के साथ अपने गुरु की ओर देखा। गुरु, आप उसे धन्यवाद क्यों दे रहे हैं जबकि उसने ही तुम्हें घायल किया है? शिनलियन, ये दुनिया सबसे योग्य लोगों की जीवित रहने की जगह है। वह धधकते पैतृक प्रतीक को लेने में सक्षम था क्योंकि उसके पास ये क्षमता है। मो लुओ ने आगे बढ़ने से पहले हल्की सी आह भरी, और अगर उसने ये गोली नहीं छोड़ी होती तो कल तक मेरे दुश्मनों द्वारा ज्वाला दिव्य हॉल को नष्ट कर दिया गया होता। इसके अलावा उसने मुझे पुनर्जन्म चरण में प्रवेश करने का मौका दिया है। ये कहने के बाद मो लुओ ने सीधे जैड की बोतल खोली और उसमें से गोली निगल ली। इसके प्रभाव तुरंत स्पष्ट हो गए क्योंकि उसकी चोटें तेजी से ठीक होने लगीं। मैं एक सफलता हासिल करने के लिए गुप्त कक्ष में प्रवेश करूंगा। आप यहाँ की स्थिति को संभालिए, मो लुओ ने तुरंत जाने से पहले निर्देश दिया। सच में, एक बात थी जिसका मो लुओ ने अभी तक उल्लेख नहीं किया था। तथ्य यह है कि धधकते पैतृक प्रतीक को दूसरे पक्ष द्वारा वश में किया जा सकता है। इसका मतलब है कि वह येमो से संबद्ध नहीं था। यह उसके रवैये में बदलाव का असली कारण था। अल्पविराम। उनके जाने के बाद मू लिंगशान और यंग हुआनहुआन ने उत्सुकता से जियो मिंग को घेर लिया और वे उत्साहपूर्वक बातें करने लगे। बड़े भाई, क्या वह गोली वास्तव में उतनी ही अद्भुत है जितनी आप कह रहे हैं? क्या ये वास्तव में किसी को पुनर्जन्म चरण तक पहुंचने में मदद कर सकती है? मू लिंगशान ने उत्साह से पूछा। हाँ, ये हो सकता है, जियाओ मिंग ने सिर हिलाते हुए कहा। उस स्थिति में, गुरु, क्या आपके पास अभी भी कुछ बचा है? यंग हुआनहुआन की सुंदर आंखें प्रत्याशा से भरी हुई थीं। हाँ, मेरे पास है। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? जियाओ मिंग ने पुष्टि की और उसने 2 जेड बोतलें निकालीं। लेकिन याद रखना, इस प्रकार की गोली केवल उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो संसार चरण के शिखर पर पहुंच चुके हैं। इसे तोड़ने और नए सिरे से उठने के प्रभाव को प्राप्त करने के लिए मृत्यु के कगार पर होना आवश्यक है। मू लिंगशान ने एक जेड बोतल ली और जियाओ मिंग के तीखे कानों ने उसके होठों से एक बड़बड़ाहट सुनी। ये भी काम करता है। तीसरे दादाजी हमेशा मुझ पर हुक्म चलाते हैं। शायद मैं पहले दादाजी से उन्हें अच्छी तरह पिटवाऊं और फिर हम उन पर यह गोली इस्तेमाल कर सकते हैं। अध्याय 607 अराजक टॉवर। ये लड़की वास्तव में पुत्रवत है। ओह, जियो मिंग का मुंह थोड़ा सा हिल गया। बेशक, पुनर्जन्म चरण में आसानी से सफलता पाने के लिए वास्तव में मौत के करीब पहुंच जाना किसी भी संसार चरण के अभ्यासी के लिए एक निश्चित सौदा था। कोई भी संसार चरण का अभ्यासी मना नहीं करेगा, क्योंकि संसार चरण से पुनर्जन्म चरण तक का कदम बेहद कठिन था। अनगिनत अभ्यासी उस अड़चन में फंस गए थे। यंग हुआनहुआन ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के इसे स्वीकार कर लिया। जहां तक मू लिंगशान की तरह उसके भी पुत्रवत इरादे थे, जियो मिंग नहीं बता सका। अल्पविराम। अगले दिन तीनों ने फायरी फ्लेम सिटी छोड़ दी और मार्शल गैदरिंग आइलैंड की ओर चल पड़े। मार्शल गैदरिंग आइलैंड हेवन विंड सी रीजन में स्थित था जहां जियो मिंग पहले भी गया था, और यह अराजक टॉवर का स्थान भी था। स्वर्ग वायु सागर क्षेत्र के लोगों के लिए अराजक टॉवर एक प्रशिक्षण खजाना भूमि थी जो प्राचीन काल से चली आ रही थी। ऐसा कहा जाता था कि इसके भीतर से एक प्रकार की वीरानी क्यूई पैदा हुई थी। यह ऊर्जा हड्डियों और मज्जा को साफ कर सकती थी, इसलिए इसमें भौतिक शरीर को मजबूत करने की चमत्कारी संपत्ति थी। इस वीरानी क्यूई की शुद्धि के तहत व्यक्ति पूर्ण परिवर्तन से गुजर सकता है। कई मजबूत अभ्यासियों ने इस तरह के अवसर की लालसा की। हालांकि अराजक टॉवर पर 5 महान कुलों का नियंत्रण था, वेई, गो, सु, जू और शेंटू कुल। यह मार्शल गैदरिंग की शुरुआत में साल में एक बार ही खुलता था। उस समय अनगिनत मजबूत अभ्यासी वहां एकत्र होते थे। आखिरकार मार्शल गैदरिंग इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ी घटना थी। आज मार्शल गैदरिंग का वार्षिक उद्घाटन हुआ।
जैसे ही गर्म धूप नीचे आए, विशाल मार्शल गैदरिंग द्वीप पर माहौल अचानक भड़क उठा और गर्म हो गया। विभिन्न ध्वनियां और धूमधाम एक साथ आकर बादलों में चली गईं। मार्शल गैदरिंग आइलैंड के बीचों बीच एक बेहद शानदार और भव्य विशाल पर्वत था। इस समय विशाल पर्वत पहले से ही भीड़ की उन्मादी और भावुक हलचल से भरा हुआ था। पर्वत की चोटी पर कई मंच बनाए गए थे जो बेहद शानदार और भव्य नजारा था। जैसे ही जियाओमिंग म्यूलिंगशान और यंग हुआनहुआन के साथ घटनास्थल पर दिखाई दिए, पहाड़ की चोटी के आसपास का इलाका पहले से ही लोगों से भरा हुआ था। समय समय पर हवा के झोंकों की आवाज़ आसमान में गूंजती थी और आकृतियां टिड्डियों की तरह नीचे उतरती थीं। मार्शल गैदरिंग, बिल्कुल संयोग है, जियाओमिंग ने नीचे की हलचल भरी भीड़ को देखा। फिर तीनों अपनी जगह से गायब हो गए और जब वे फिर से दिखाई दिए तो उन्होंने खुद को एक प्राचीन चूना पत्थर के टॉवर के सामने पाया। क्या यह अराजक टॉवर है? म्यूलिंगशान और यंग हुआनहुआन ने जिज्ञासा से चूना पत्थर के टॉवर को देखा। ये टॉवर प्राचीनता और विशालता की आभा बिखेर रहा था। समय ने इसकी धब्बेदार सतह पर अपनी छाप छोड़ी थी, फिर भी यह ऐसा खड़ा था मानो यह शाश्वत और अविनाशी हो। अराजक टॉवर के भीतर डेसोलेशन क्यूई और ग्रेट डेसोलेशन बीड्स का व्यक्ति के शारीरिक शरीर को तंदुरुस्त करने पर काफ़ी अद्भुत प्रभाव पड़ता है। भले ही मैंने पहले ही आप दोनों को अपने शरीर को तंदुरुस्त करने में मदद की है, लेकिन ये दोनों चीज़ें अभी भी आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। आप इनका इस्तेमाल अपने शरीर को और मजबूत करने के लिए कर सकते हैं, जियोमिंग ने समझाया। जैसे ही उसने बात की, उसके सामने की जगह धीरे धीरे हिलने लगी, जिससे एक स्थानिक चैनल खुल गया जिसके माध्यम से उसने कदम रखा। यंग हुआनहुआन और म्यूलिंगशान ने भी अंदर कदम रखने से पहले एक नज़र का आदान प्रदान किया। क्लैक, जियाओमिंग तिकड़ी के कदमों की आवाज़ धीरे धीरे गूंज रही थी जब वे मंद रोशनी वाले पत्थर के टॉवर से गुजर रहे थे। टॉवर के अंदर का स्थान बहुत विशाल था, जिसकी दीवारों में चांदनी के मोती जड़े हुए थे। उनके द्वारा उत्सर्जित की गई कोमल रोशनी ने टॉवर के अंदरूनी हिस्से को तेजी से खाली और शांत महसूस कराया। चारों ओर देखने पर संतृप्त डेसोलेशन क्यूई को छोड़कर जो टॉवर की असाधारण प्रकृति का संकेत देता था, उसके विशाल इंटीरियर में आधी भी वस्तु मौजूद नहीं थी। सबसे पहले अपने शरीर में डेसोलेशन क्यूई को खींचने की कोशिश करो, जियोमिंग ने अचानक निर्देश दिया। हाँ, यंग हुआनहुआन और म्यूलिंगशान ने उसके निर्देश का पालन किया और अपने शरीर में बड़ी मात्रा में डेसोलेशन क्यूई खींच लिया। जैसे ही डेसोलेशन क्यूई अंदर गई, दोनों लड़कियों को तुरंत अंदर फैलती गर्मी महसूस हुई, जिससे उनकी मांसपेशियों और हड्डियों में हल्की जलन महसूस हुई। ये वीरानी क्यूई वास्तव में प्रभावी है, दोनों लड़कियों ने आश्चर्य से कहा। बेशक, ये प्रभावी है। इस चीज़ का उपयोग कैस मास्टर द्वारा उपचार के उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ये देखते हुए कि कैस मास्टर एक तीसरे आपदा पुनर्जन्म चरण के अभ्यासी हैं, ये प्रभावी कैसे नहीं हो सकता है? जियाओमिंग ने थोड़ा मनोरंजन के साथ सोचा। यहाँ खेती करो और इधर उधर मत भटको। जियाओमिंग ने अराजक टॉवर के पहले स्तर को छोड़ने और 8वें स्तर पर जाने से पहले मुस्कुराया और निर्देश दिया। ये स्तर बैंगनी सुनहरे प्रकाश का एक समुद्र था। इस बैंगनी सुनहरे प्रकाश में निहित वीरानी क्यूई बिल्कुल वैसी ही थी जैसी यंग हुआनहुआन और म्यूलिंगशान ने पहले अवशोषित की थी। जब जियाओमिंग इस स्तर पर पहुंचे तो उनकी नज़र तुरंत बैंगनी सुनहरे समुद्र के केंद्र पर केंद्रित हो गई। 3000 मीटर आकार का एक विशालकाय चुपचाप जमीन पर लेटा हुआ था। इस विशालकाय की त्वचा बैंगनी सुनहरे रंग की थी और उसकी त्वचा पर कुछ रहस्यमय सर्पिल पैटर्न थे। हालांकि वह इस समय नींद में लग रहा था, लेकिन उसके आसपास का स्थान विकृत अवस्था में लग रहा था। ये बैंगनी सुनहरा विशालकाय 8 प्राचीन गुरुओं में से एक था, अराजकता मास्टर, और इस दुनिया में सबसे मजबूत भौतिक शरीर वाला व्यक्ति भी था। अराजकता मास्टर जियाओमिंग बैंगनी सुनहरे विशालकाय के सामने तैर रहा था। उसकी तुलना में वह चींटी जितना छोटा लग रहा था। वह बाद के शरीर की अपार शक्ति को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था, शायद एक साधारण प्राचीन शून्य ड्रैगन के बराबर। हालांकि कैस मास्टर की आभा स्पष्ट रूप से अस्थिर थी। इस कैस मास्टर की चोटें डार्कनेस मास्टर और फ्लेम मास्टर की चोटों से कहीं अधिक गंभीर लगती हैं। जियाओमिंग अपने दिल में कैस मास्टर को अपने पास आने पर अभी भी बेहोश देखकर विशेष रूप से आश्चर्यचकित नहीं था। जीवन मृत्यु मास्टर के अलावा, जो पुनर्जन्म के चक्र में प्रवेश कर चुका था, कैस मास्टर को मूल कहानी में अपनी चोटों से उबरने वाला अंतिम व्यक्ति माना जाता था। इस प्रकार ऐसी स्थिति अप्रत्याशित नहीं थी। हालांकि कैस मास्टर की वर्तमान स्थिति वह नहीं थी जो जियाओमिंग चाहता था। चूंकि ऐसा है तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। जियाओमिंग ने अपना मुंह खोला और काले और सफ़ेद रंग की आपस में जुड़ी हुई लपटें छोड़ीं। लपटें चारों ओर घूम गईं और एक दूसरे से जुड़ी हुई यिन और यांग मछलियों की जोड़ी में बदल गईं। काली मछली ने विनाश की एक भयानक आभा उत्सर्जित की, जबकि सफ़ेद मछली ने उपचारात्मक शक्ति का उत्सर्जन किया। यिन यांग ट्विन फ्लेम। जियाओमिंग की ओर से कोई स्पष्ट हरकत किए बिना उपचारात्मक सफ़ेद मछली ने अपनी पूंछ हिलाई और खुशी से बैंगनी सुनहरे समुद्र के माध्यम से कैस मास्टर की ओर तैर गई।
ऐसा करते समय इसने लगातार डेसोलेशन क्यूई को अवशोषित किया और तेजी से 3000 मीटर आकार में बढ़ गई। फिर अब विशाल सफ़ेद विशाल मछली ने एक घूंट में कैस मास्टर को निगल लिया और 8वां स्तर तुरंत शांत हो गया। कुछ क्षण बाद 8वें स्तर की पूरी वीरानी क्यूई विशाल मछली की ओर बढ़ी। साथ ही मछली के भीतर से अचानक एक राजसी बैंगनी सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। जियाओ मिंग ने ये देखा और अपना हाथ हिलाया। बैंगनी रोशनी के बीच एक सफ़ेद मछली अपनी पूंछ हिलाते हुए उसके हाथ की हथेली में वापस उड़ गई और खुशी से काली मछली के बगल में तैरने लगी। फिर बैंगनी सुनहरी रोशनी की 2 धाराओं ने उसे सीधे घेर लिया। ऊपर देखते हुए वह देख सकता था कि यह अराजकता मास्टर की नज़र थी। अराजकता मास्टर जाग गया था और जियाओ मिंग को ध्यान से देख रहा था। उसकी शक्ल कुछ हद तक भोली लग रही थी, लेकिन उसकी बैंगनी सुनहरी विशाल आंखों से कभी कभी चमकने वाली तीक्ष्णता ने उस भोलेपन को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। तुम कौन हो? तुमने मेरी चोटों को ठीक करने में मेरी मदद क्यों की? आखिरकार विशाल ने जियाओ मिंग को देखते हुए बात की। उसकी आवाज़, जो आश्चर्य से भरी थी, एक तूफान की तरह गरज उठी, जिससे उनके आसपास का स्थान कांप उठा। मैं जियाओ मिंग हूँ। मैं इस बार आपसे कुछ करने के लिए कहने आया हूँ। क्या है? अराजकता पैतृक प्रतीक को खोजने में मेरी मदद करें। अध्याय 608 दिव्य महल मास्टर। ओह, अराजकता पैतृक प्रतीक। अराजकता मास्टर कुछ हद तक हैरान लग रहा था। क्या आप 8 पैतृक प्रतीकों को इकट्ठा कर रहे हैं? जियाओ मिंग ने सिर हिलाया। म्यूलिंगशान के शरीर के भीतर जीवन मृत्यु पैतृक प्रतीक सहित उसके पास पहले से ही भक्षण, वज्र, धधकते और स्थानिक पैतृक प्रतीक थे। शेष बचे हुए लोग अराजकता, अंधकार और बर्फ पैतृक प्रतीक थे। उसके पास बाद के 2 के बारे में कुछ सुराग थे, लेकिन उसे वास्तव में पता नहीं था कि अराजकता पैतृक प्रतीक कहाँ मिलेगा। ये प्रतीक मूल कहानी में महान अंतिम लड़ाई से पहले अचानक प्रकट हुआ। उसे इसे कैसे खोजना चाहिए था, इसलिए वह इसे खोजने के लिए केवल पिछले मालिक, अराजकता मास्टर की तलाश कर सकता था। जिस तरह यंग हुआन बर्फ पैतृक प्रतीक को महसूस कर सकता था, उसी तरह अराजकता मास्टर को भी अराजकता पैतृक प्रतीक को महसूस करने में सक्षम होना चाहिए। अब जब मैंने आपकी चोटों को पूरी तरह से ठीक कर दिया है, तो कैस पैतृक प्रतीक की खोज करना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है न? कैस मास्टर ने जियाओ मिंग के सवाल का जवाब देने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाई। चूंकि आपने मेरी चोटों को ठीक करने में मदद की है, इसलिए यह उचित है कि मैं आपके अनुरोध पर सहमत हो जाऊं। हालांकि कैस पैतृक प्रतीक को ढूंढना वास्तव में कठिन है। मैं इसकी आभा को महसूस नहीं कर सकता। क्या आप जानते हैं क्यों? जियाओ मिंग ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। ये फंस सकता है या इसकी आभा किसी चीज से बंद हो सकती है, अन्यथा मैं इसे महसूस कर पाऊंगा। कैस मास्टर अनिश्चित लग रहा था। जियाओ मिंग चुप हो गया। उसने कैस मास्टर को ठीक करने के लिए परेशानी उठाई थी, केवल इस परिणाम के लिए। उसे लगा कि उसके प्रयास व्यर्थ थे। नहीं, यहाँ कुछ और खेल होना चाहिए। ये फिर से प्लेन स्पिरिट का हस्तक्षेप होना चाहिए, अन्यथा कैस मास्टर कैस पैतृक प्रतीक क्यों नहीं खोज सका? ये देखते हुए कि कैस पैतृक प्रतीक को केवल कैस मास्टर द्वारा ही नियंत्रित किया गया था, ये किसी अन्य मजबूत व्यक्ति द्वारा फंसाए जाने का कोई मतलब नहीं था। और मूल कहानी में यह अचानक महान विश्व युद्ध से ठीक पहले प्रकट हुआ था। सब कुछ बहुत संयोग था। इस विचार के साथ जियो मिंग की निगाहें गहरी हो गईं। कैस मास्टर ने देखा कि जियाओ मिंग की आभा कुछ हद तक ठंडी हो गई थी। वह कांपने लगा और उसे लगा जैसे उसका खून बहना बंद हो गया है, जिससे वह डर गया और जल्दी से बोला, खांसी, मेरी चोटें वैसे भी ठीक हो गई हैं। मैं कैस पैतृक प्रतीक पर नज़र रखूंगा, तो सुनिश्चित करें कि आप इस मामले पर ध्यान केंद्रित करें। जियाओ मिंग जाने से पहले बस इतना ही कह सका। अचानक कैस मास्टर ने पूछा, मेरी छोटी बहन भी यहाँ है न? मैं उसकी आभा को महसूस कर सकता हूँ। जियाओ मिंग ने अपनी चाल में रुककर सिर हिलाया। क्या आप उसे देखना चाहते हैं? उसने अभी तक अपनी यादों को नहीं जगाया है और आइस मास्टर की पहचान को अस्वीकार करती है। अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, मैं तिरस्कृत नहीं होना चाहता, कैस मास्टर ने आह भरी। अराजकता मास्टर के साथ एक संक्षिप्त बातचीत करने के बाद जियाओ मिंग अराजक टॉवर के 8वें स्तर पर लंबे समय तक नहीं रुका और पहले स्तर पर लौट आया। यंग हुआन और म्यूलिंगशान अभी भी साधना कर रहे थे। जियाओ मिंग ने उन्हें जगाया, उन्हें संघनित वीरानी क्यूई से बने कुछ महान वीरानी मोती दिए और फिर उनके साथ चला गया। रात में चांदनी ने पृथ्वी को घूंघट की तरह ढांक लिया। जियाओ मिंग सराय के एक कमरे में क्रॉस लेग बैठा था। वह 4 अलग अलग रंग के प्रतीकों से घिरा हुआ था जो उसके चारों ओर एक अलौकिक चमक बिखेर रहे थे। अब जब मैंने 5 पैतृक प्रतीकों को एकत्र कर लिया है और प्रतीक मास्टर सिस्टम को लगभग पूरी तरह से समझ लिया है, तो प्राइमल कैस लाइट के बिना भी मैं अपने सम्राट दायरे की आत्मा के साथ इस प्रणाली को पूरी तरह से साधना करने का प्रयास कर सकता हूं और प्रभावों को देखने के लिए एक दिव्य महल को संघनित करने का प्रयास कर सकता हूं।
जियाओ मिंग ने अपने आप से बड़बड़ाया क्योंकि उसने अपने चारों ओर प्रतीकों के उतार चढ़ाव को महसूस किया। फिर अपनी आंखें बंद करके और एक ही विचार के साथ वह अपने नीवान महल के सामने पहुंच गया। इस समय उसका नीवान महल एक छोटे धीरे धीरे तैरते हुए प्रकाश बिंदु के रूप में प्रकट हुआ, जिसमें से आध्यात्मिक शक्ति की विशाल लहरें निकल रही थीं। प्रतीक गुरु बनने में प्रतीक कला को जमा करना सबसे महत्वपूर्ण कदम था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब किसी की आध्यात्मिक ऊर्जा वास्तव में भाग्य के प्रतीक में संघनित हो जाती थी, तभी उसे वास्तव में प्रतीक गुरु कहा जा सकता था। अब जियाओ मिंग को जो करने की जरूरत थी वह था अपने भाग्य के प्रतीक को संघनित करना। जियाओ मिंग के लिए प्रतीक को संघनित करना सहज रूप से सरल था। इस प्रकार निवान महल के भीतर आध्यात्मिक शक्ति जल्दी से एकत्रित और रूपांतरित हो गई और पलक झपकते ही विभिन्न भाग्य के प्रतीक संघनित हो गए। एक प्रतीक, दो प्रतीक, तीन प्रतीक। आत्मा प्रतीक गुरु से स्वर्गीय प्रतीक गुरु से दिव्य प्रतीक गुरु तक। निम्न प्रतीक ग्रैंड मास्टर, उच्च प्रतीक ग्रैंड मास्टर। जियाओ मिंग ने एक पल में ऐसे क्षेत्र प्राप्त कर लिए जो सामान्य प्रतीक गुरुओं द्वारा अपने जीवन काल में प्राप्त नहीं किए जा सकते थे। जैसे ही जियाओ मिंग उच्च प्रतीक ग्रैंड मास्टर क्षेत्र में चढ़ा, सराय के ऊपर काले बादल तेजी से जमा हो गए और चमकीले चांद को ढक दिया। इन बादलों के भीतर अनगिनत बिजली के बोल्ट ड्रैगन की तरह कुंडलित थे। उनकी हरकतें एक आश्चर्यजनक स्वर्गीय शक्ति को प्रकट कर रही थीं। धमाका, बिजली की एक चमक चमकी जिसने पूरे मार्शल गैदरिंग द्वीप को ऐसे रोशन कर दिया जैसे कि दिन का उजाला हो। उसी समय पूरे क्षेत्र में युआन पावर इस पल उबल पड़ी। क्या हो रहा है? मार्शल गैदरिंग के सभी मजबूत प्रतिभागियों ने गंभीर भावों के साथ आकाश में उथल पुथल को देखा। उनकी आंखें थोड़ी सी झपक रही थीं। इस परिमाण का एक तूफान संसार चरण की एक शक्तिशाली शक्ति को भी तुरंत राख में बदल सकता है। 5 महान कुलों के शिष्यों ने भयभीत होकर आकाश की ओर देखा, फिर जल्दी से आश्रय की तलाश की। उनके चेहरे सदमे से भरे हुए थे। ऐसी भयानक स्वर्गीय शक्ति के तहत मानव शक्ति बेहद कमजोर लग रही थी। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट की गर्जना तेजी से बढ़ती गई। चमकदार बिजली इतनी तीव्र लग रही थी कि काले बादल भी उसे छिपा नहीं पा रहे थे। माहौल उस तनावपूर्ण क्षण जैसा था जब 10 लाख की सेना ने आक्रमण किया था, जिससे द्वीप भी थोड़ा कांप उठा था। सराय के अंदर जियाओ मिंग ने बाहर की आंधी पर कोई ध्यान नहीं दिया। आखिरकार ऐसा संकट केवल पुनर्जन्म चरण के स्तर पर था। इसे उसके हाथ की एक लहर से आसानी से दूर किया जा सकता था। अगला कदम निवान महल को चकनाचूर करना है। निवान महल जन्मजात था। एक बार नष्ट हो जाने पर यह व्यक्ति के सार, आत्मा और मानसिक शक्ति को खत्म कर देगा। दिव्य महल मास्टर तक पहुंचने के लिए इसे चकनाचूर करना और फिर सुधारना आवश्यक है। यदि निवान महल टूट जाता है और दिव्य महल में संघनित होने में विफल हो जाता है, तो न केवल व्यक्ति की आध्यात्मिक साधना पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी, बल्कि यह व्यक्ति के दिमाग को भी नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे व्यक्ति संभवतः मूर्ख बन सकता है। इस जोखिम ने प्रतीक पूर्वज के बाद से ही किसी को भी दिव्य महल मास्टर तक पहुंचने से रोक दिया था। हालांकि इनमें से कोई भी बात जियाओ मिंग के लिए चिंता का विषय नहीं थी। कम से कम उसकी दुर्जेय शारीरिक उपचार क्षमताओं के कारण, जो उसके निवान महल को टूटने के बाद भी तेजी से ठीक होने देती थी। बिना किसी हिचकिचाहट के निवान महल के भीतर जियाओ मिंग की विशाल आध्यात्मिक शक्ति आश्चर्यजनक रूप से तेज गति से सिकुड़ने लगी। कुछ ही क्षणों में उसकी सारी आध्यात्मिक शक्ति निवान महल के भीतर आध्यात्मिक शक्ति के एक मानव सिर के आकार के समूह में संघनित हो गई। ये समूह ठोस जैसा दिखाई देता था और इसकी सतह दर्पण की तरह चिकनी थी। फिर भी इससे निकलने वाले भयानक उतार चढ़ाव से कोई भी व्यक्ति जो वास्तव में दिव्य महल मास्टर के माध्यम से गुजरा हो, उसे भी दिल दहलाने वाला डर लग सकता था। जब ये संघनन अपनी सीमा तक पहुंच गया तो अचानक आध्यात्मिक शक्ति का समूह हिंसक रूप से कांपने लगा। इस बीच इसकी सतह पर दरारें दिखाई देने लगीं और फिर वे बढ़ने लगीं। इसके बाद प्रकाश की कई विनाशकारी किरणें भीतर से निकलीं। जैसे जैसे प्रकाश की ये किरणें तीव्रता में बढ़ती गईं, ऐसा लगा जैसे निवान महल के भीतर से एक चमकदार सूरज उगया हो। इसके बाद एक विनाशकारी उतार चढ़ाव फैल गया और फिर उसका पूरा निवान महल फट गया। धमाका, जियाओ मिंग की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। एक विचार के साथ उसने इसे फिर से एक साथ इकट्ठा करना शुरू कर दिया। विशाल आध्यात्मिक शक्ति बढ़ी और फिर धीरे धीरे इकट्ठा हुई। इस क्षण आध्यात्मिक शक्ति बह रही थी जैसे कि वह एक तरल हो। ये हिल गया और रूपरेखा बन गई क्योंकि दिव्य महल धीरे धीरे आकार लेने लगा। दिव्य महल लंबा और राजसी, शक्तिशाली और भव्य था। 1000 मौसम दृश्य प्रस्तुत करता था जैसे कि ये देवताओं का निवास था। अध्याय 609 विफलता, लिंग किंगजू। बाहर गरज के साथ बारिश हो रही थी, लेकिन सराय के अंदर जियाओ मिंग चुपचाप बैठा था। उसका शरीर थोड़ा ठंडा था और उसकी सांस भी मुश्किल से सुनाई दे रही थी। अगर जीवन शक्ति का हल्का सा निशान न होता जो अभी भी पता लगाने योग्य था, तो कोई उसे स्वर्गिक क्लेश को ट्रिगर करने वाले शीर्ष शक्ति केंद्र के बजाय एक लाश समझ लेता। ये दिव्य महल कुछ अलग लगता है।
जियाओ मिंग ने गठित दिव्य महल को देखा और अपने दिल में आह भरी। फिर एक विचार के साथ आध्यात्मिक शक्ति की एक विशाल मात्रा ज्वार की तरह दिव्य महल में बह गई। हालांकि जैसे जैसे आध्यात्मिक शक्ति प्रवाहित होती गई, इसका कोई चक्र बनने या स्वतःस्फूर्त निर्माण के कोई संकेत नहीं दिखे। स्पष्ट रूप से इस दिव्य महल ने निवान महल को बदलने का प्रभाव हासिल नहीं किया था। ऐसा लग रहा था कि प्रभावी होने के लिए अभी भी आदिम अराजकता प्रकाश की उपस्थिति की आवश्यकता थी। चलो देखते हैं कि मूल क्यूई का कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं। इस विचार को ध्यान में रखते हुए जियाओ मिंग ने सीधे अपने शरीर में मौजूद मूल क्यूई को सक्रिय किया। जियाओ मिंग के मानसिक नियंत्रण में उसके डैंटियन से चमकती हुई मूल क्यूई की किरणें निकलीं और तेजी से निवान महल की ओर बढ़ीं। जब मूल क्यूई दिव्य महल के संपर्क में आई तो बाद में स्पष्ट बजने वाली आवाज़ों की एक श्रृंखला फूट पड़ी। इसके तुरंत बाद पहले से बेजान दिव्य महल जीवंत हो उठा। वास्तव में इसकी सतह पर प्रकाश बह रहा था, जबकि जीवन शक्ति इससे निकल रही थी। गड़गड़ाहट। दिव्य महल के भीतर आध्यात्मिक शक्ति उमड़ पड़ी, जो एक बुनियादी चक्र का निर्माण करती हुई प्रतीत हुई। जैसे जैसे दिव्य महल आकार लेता गया, जियाओ मिंग ने महसूस किया कि उसकी अपनी आध्यात्मिक शक्ति तेजी से प्रतिध्वनित होने लगी, एक गहन परिवर्तन से गुजर रही थी। यह एक सच्चा कायापलट था। फिर भी जियाओ मिंग विशेष रूप से प्रसन्न नहीं था। ऐसा लगता है कि यह अभी भी एक विफलता थी। निवान महल के भीतर आध्यात्मिक शक्ति में तेज बदलाव के साथ मूल क्यूई तेजी से कम हो रही थी। इतने कम समय में ये लगभग समाप्त हो गई थी, और फिर भी दिव्य महल के वास्तविक निर्माण के लिए अभी भी अधिक समय की आवश्यकता थी। जियाओ मिंग के शरीर में इतनी मूल क्यूई संग्रहित नहीं थी कि वह इस तरह के उपभोग के लिए पर्याप्त हो। उसके पास जो थोड़ी सी मूल क्यूई थी, उसे आपात स्थितियों के लिए बचाकर रखा गया था। एक प्रतीक गुरु का मार्ग प्रतीक पूर्वज द्वारा इस विमान की चरम शक्ति का अवलोकन और उपयोग करके स्थापित की गई एक प्रणाली थी। उच्चतम स्तर तक पहुंचने के लिए किसी को आयाम भ्रूण को आकर्षित करना चाहिए और उसकी चरम शक्ति का एक टुकड़ा प्राप्त करना चाहिए। मूल क्यूई ने डू क्यूई महाद्वीप में चरम शक्ति के रूप में कार्य किया। इसमें प्राइमल कैस लाइट के समान प्रभाव भी थे। हालांकि जियाओ मिंग के पास वर्तमान में पर्याप्त मूल क्यूई नहीं थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से सफलता उसकी पहुंच से बाहर थी। मुझे अपनी आध्यात्मिक शक्ति के लिए एक अस्थायी पोत बनाने की आवश्यकता है। ये प्रक्रिया उसके लिए सहज, लगभग सहज थी। वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति तक पहुंच गया, जो दिव्य महल के भीतर पनप रही थी। एकमात्र विचार के साथ उसने इसे दिव्य महल से सटे एक खाली स्थान पर निर्देशित किया। उसके लिए यह एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ऊर्जा का एक सरल, सुंदर हस्तांतरण था। जैसे ही ऊर्जा अपने नए स्थान पर स्थापित हुई, ये संघनित होने लगी और एक प्रकाश बिंदु का निर्माण हुआ जो एक नर्म लेकिन लचीले प्रकाश के साथ चमक रहा था। यह एक नए निवान महल का नवजात रूप था। हालांकि यह नया निवान महल पहले से परिवर्तित आध्यात्मिक शक्ति के कारण पिछले वाले से अधिक चमकदार था, फिर भी यह शक्तिशाली और राजसी, अब बेजान दिव्य महल की तुलना में एकमात्र प्रकाश बिंदु था। हालांकि असफल होने से वह हतोत्साहित नहीं हुआ। ये केवल दिव्य महल को पुनर्जीवित करने के लिए ऊर्जा की आपूर्ति को बनाए रखने में सक्षम होने का मामला था। यदि मूल क्यूई पर्याप्त नहीं था तो उसे बस कुछ आदिम अराजकता प्रकाश प्राप्त करना होगा। नौस्वर्ग सर्वोच्च शुद्धता महल की जीनित सेंसिंग कला अभ्यासियों को जीनित को महसूस करने में मदद कर सकती है, जो तियान जुबान महाद्वीप का आयाम भ्रूण था, जिससे इस आदिम अराजकता प्रकाश को पकड़ना आसान हो जाता है। ऐसा लगता है कि अंतिम कार्यक्रम शुरू होने से पहले मुझे पूर्वी जुबान क्षेत्र में एक अंतिम पड़ाव बनाना होगा। समय उड़ गया और पलक झपकते ही साल बीत गए। 2 साल बाद पूर्वी जुबान क्षेत्र में महान यान साम्राज्य तियानडू प्रांत। हाल के वर्षों में महान यान साम्राज्य के भीतर सत्ता की गतिशीलता में फेरबदल किया गया था। एक नाम दूर दूर तक गूंजने लगा था, किंग्यांग टाउन से लिन डोंग। उसने सेलेस्टियल डैनपूल प्रतियोगिता और सिंबल मास्टर टॉवर प्रतियोगिता दोनों में अपने लिए एक प्रतिष्ठा बनाई थी, जिससे उसे यान शहर में नंबर 1 प्रतिभा का खिताब मिला। यान शहर में स्थिति लगातार बदल रही थी और शहर के बाहर स्काई फ्लेम माउंटेन में पुराने मकबरे के दिखने से यहाँ तक कि महान यान साम्राज्य के प्रमुख गुट भी चिंतित हो गए थे। स्काई फ्लेम माउंटेन में पुराने मकबरे को निर्वाण चरण के अभ्यासी का दफन स्थान माना जाता था। निर्वाण चरण के अभ्यासी महान यान साम्राज्य के सच्चे शिखर व्यक्ति थे। वे हाल के वर्षों में पूर्वी जुबान क्षेत्र में गठित सुपर गठबंधन में शामिल होने के योग्य थे। इसलिए पुराने मकबरे के बाहर कई मजबूत साधक एकत्रित हुए, जिनमें तियानडू प्रांत के बाहर से भी कई लोग शामिल थे। कहने की जरूरत नहीं है कि सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति 4 महान कुलों का प्रतिनिधित्व करने वाले थे, लिन लैंगटिन, वांगयान, किनशे और लिंग किंगजू। पहले 3 महान यान साम्राज्य के 4 महान कुलों में से 3 से थे, जबकि लिंग किंगजू का हुआंगपो कबीले से कुछ संबंध था। इन चारों के अलावा एक और व्यक्ति था जिसने बहुत ध्यान आकर्षित किया, और वह था लिन डोंग।
जियो मिंग ने किंग टैन को जो जेब खर्च दिया वह लिन डोंग और यहाँ तक कि पूरे लिन परिवार के लिए एक बड़ी राशि थी जो उसकी साधना को लगातार सहारा देने के लिए पर्याप्त थी। चूंकि किंग टैन ने यह पैसा लिन डोंग को दिया था, भले ही वह पिछले कुछ सालों से इधर उधर नहीं घूम रहा था क्योंकि उसके पास पर्याप्त संसाधन थे, उसकी ताकत मूल कहानी की तुलना में और भी अधिक थी। वह लिन लैंटियन और अन्य लोगों की तुलना में बहुत कमज़ोर नहीं था। बेशक लिन डोंग ने लिन लैंटियन की ओर जो नज़र डाली वह दोस्ताना नहीं थी। चूंकि वे एक ही लिन कबीले से थे, इसलिए दोनों के बीच का माहौल काफ़ी दिलचस्प था, जिसने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। हालांकि किसी ने यह नहीं देखा कि तीन आकृतियां चुपचाप सब कुछ देख रही थीं। तीनों की नज़र लिन डोंग और लिन लैंटियन पर नहीं थी, बल्कि उनका ज़्यादातर ध्यान लिंग किंगजू पर था। एक हरा कमल हवा में तैर रहा था जिस पर एक नाजुक आकृति बैठी थी। महिला ने हल्के रंग की रेशमी पोशाक पहनी थी जिसकी भौहें जैड पंखों की तरह थीं और त्वचा बर्फ की तरह सफ़ेद थी। उसकी कमर रेशम की तरह खूबसूरत छोटी थी। उसके गालों को ढंकने वाला सरासर घूंघट उसकी सुंदरता को मुश्किल से छिपा पा रहा था, जिससे उसकी भटकती निगाहें उसके आसपास की दुनिया को धुंधला कर रही थीं। इस तरह की महिला और ऐसे व्यवहार वाली इस दुनिया में शायद ही कभी देखी गई हो। हालांकि महिला की रोशनी और अलौकिक आभा के बावजूद उसकी स्पष्ट क्रिस्टल जैसी आंखों में कोमलता का कोई संकेत नहीं था। इसके बजाय उनमें एक गहरी अप्रिय शीतलता थी जो हजारों मील दूर से भी किसी को दूर भगा सकती थी। यह महिला स्पष्ट रूप से एक ऐसी महिला थी जो बाहर से गर्म दिखती थी लेकिन अंदर से ठंडी थी। ऐसी महिला से निपटना उन लोगों से भी ज्यादा मुश्किल था जो केवल सतह पर ठंडी और उदासीन दिखती थीं। यंग हुआनहुआन खुद एक बेहतरीन शक्ल सूरत रखती थी, फिर भी वह भी इस महिला की सुंदरता और व्यवहार के प्रति ईर्ष्या महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाए। ये व्यक्ति 9 स्वर्गों के सर्वोच्च पवित्रता महल का उत्तराधिकारी है, लिंग किंगजू। वास्तव में एक ऐसी सुंदरता जो साम्राज्यों को उखाड़ फेंक सकती है। लेकिन मास्टर, आपको दूसरों को इस तरह घूरते नहीं रहना चाहिए। यंग हुआनहुआन, जो वर्षों में काफ़ी बड़ी हो गई थी, अपने होठों को बंद किए बिना नहीं रह सकी क्योंकि उसने देखा कि जियाओ मिंग लगातार युवती को देख रहा था। ठीक है, मैं उसे देखना बंद कर दूंगी। क्या ये ठीक रहेगा अगर मैं उसकी जगह तुम्हें देखूं? ये सुनकर जियो मिंग ने अपनी नज़र हटा ली और चंचलता से यंग हुआनहुआन के गाल पर चुटकी ली। व्यवहार के मामले में यंग हुआनहुआन वास्तव में लिंग किंगजू से कमतर नहीं थी। आखिरकार अपने पिछले जीवन में वह आइस मास्टर थी जो सिंबल पूर्वज से ठीक नीचे सबसे मजबूत थी। जियो मिंग ने वर्षों से उसे अपने पुनर्जन्म की क्षमता को उजागर करने में मदद की, जिससे उसकी ताकत तेजी से बढ़ी। वह अब एक शक्तिशाली व्यक्ति थी जो पहले से ही अपने पिछले जीवन की भव्यता को दर्शाती थी। हालांकि चूंकि उसे अपनी यादें वापस नहीं मिली थीं, इसलिए उसने उस बर्फीले व्यवहार को नहीं दिखाया और इसके बजाय एक अधिक जीवंत, लड़कियों जैसा आकर्षण प्रदर्शित किया। यंग हुआनहुआन अजीब तरह से चुप रही क्योंकि जियो मिंग ने उसके गाल पर चुटकी काटी। थोड़ी देर बाद उसने आखिरकार बात की जब उन्होंने 4 युवा प्रतिभाओं को पुराने मकबरे में प्रवेश करते देखा। मास्टर, आप जल्द ही जाने की योजना बना रहे हैं, है न? जियो मिंग ने सिर हिलाने से पहले आश्चर्य में रुक गया। ये सही है। तियानजुवान महाद्वीप पर मेरा आगमन संयोग से हुआ था। लगभग 5 साल हो गए हैं। भले ही मेरी ताकत में एक सफलता मिली है, लेकिन ये केवल कदम दर कदम आगे बढ़ी है। मैं स्वर्गीय संप्रभु की दहलीज तक नहीं पहुंच पाया हूँ। एक अर्ध स्वर्गीय संप्रभु और एक स्वर्गीय संप्रभु के बीच का अंतर काफ़ी बड़ा है। इस बिंदु पर मेरी योजना पूरी होने वाली है और चाहे ये सफल हो या न हो, यह इस जगह को छोड़ने और महान हजार दुनिया की ओर जाने का समय है। अध्याय 610 निर्वाण हृदय। यंग हुआनहुआन जियाओ मिंग की बातें सुनकर चुप हो गई। जैसे ही वह जवाब देने वाली थी, जियाओ मिंग की आवाज़ एक बार फिर उसके कानों तक पहुंची। तुम्हारे चेहरे पर वह दुखी भाव देखकर क्या तुम अपने गुरु को याद करने जा रही हो? हाँ, ऐसा लगता है कि ये वर्षों की शिक्षा व्यर्थ नहीं गई। मैं तुमसे अलग नहीं हो सकती, ठीक है। जियाओ मिंग की उम्मीदों के विपरीत यंग हुआनहुआन ने उसे मना नहीं किया और उसके चिढ़ाने के जवाब में उसने हल्के से झुंझलाहट के साथ कहा, मैं तुम्हारे साथ महान हजार दुनिया जाना चाहती हूँ। तुम जाना चाहती हो? जियाओ मिंग थोड़ा हैरान हुई। महान हजार दुनिया की मेरी यात्रा मौज मस्ती के लिए नहीं है। वहाँ मेरी साधना को शीर्ष पायदान पर नहीं माना जाएगा। कई लोग मुझसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, ये बहुत खतरनाक है। तुम्हारी वर्तमान साधना के साथ महान हजार दुनिया में जाने से पहले पूर्वज चरण को तोड़ना अधिक उचित होगा। इसके अलावा तुम्हारे पिता और बहन तियानजुवान महाद्वीप पर ही रहेंगे। महान हजार दुनिया तुम्हें अपनी मर्जी से घर वापस जाने की अनुमति नहीं देगी, जैसा कि तुम अब तक करते आए हो। पिताजी, बहन, मैं। यंग हुआनहुआन ने उसके शब्द सुनकर बड़बड़ाया। उसकी आवाज़ में वह दृढ़ता खत्म होने लगी जो पहले थी। मैं जाना चाहती हूँ। मू लिंगशान, जिसकी आंखें इधर उधर घूम रही थीं, ने अचानक अपना छोटा हाथ उठाया और पूरी ताकत से चिल्लाई,
जियाओ मिंग ने जवाब में अपना सिर थपथपाया। तुम्हें जाने की अनुमति नहीं है। महान हजार दुनिया में जाना उसके लिए भी जोखिम भरा था, वह अपनी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता था, किसी और की तो बात ही छोड़ो। इसलिए वह अपने मार्गदर्शक किंग टैंग के अलावा किसी और को साथ ले जाने पर विचार नहीं करेगा, खासकर मुलिंग शान जो जीवन मृत्यु पैतृक प्रतीक का अवतार है। क्या होगा अगर तियान जुबान महाद्वीप से निकलते समय उसके साथ कुछ अप्रत्याशित हो जाए? नहीं नहीं बड़े भाई, मैं जाना चाहती हूँ, मैं जाना चाहती हूँ। म्यूलिंगशान सिर पर थपकी से विचलित नहीं हुई। उसने जियाओ मिंग की बाँह पकड़ ली और उसे जोर से हिलाया। जियाओ मिंग उसकी विनती से अप्रभावित रहा जब तक कि वह अधीर नहीं हो गया। अंत में उसने उसे चेतावनी दी, इसे जारी रखो और मैं तुम्हें अमर ऋषि वेल कबीले में वापस भेज दूंगा। म्यूलिंगशान तुरंत शांत हो गई। जब उसे बाहर घूमने का मौका मिला तो वह अपने कबीले में वापस नहीं जाना चाहती थी। पिछली बार जब वे अराजक दानव सागर से होते हुए उसके घर से गुजरे थे तो उसने पीछे मुड़कर देखने की भी जहमत नहीं उठाई। जब जियाओ मिंग और लड़कियां बात कर रही थीं तो पुराने मकबरे में एक गहन विकास हो रहा था। ... पूरी फसल काटने के बाद लिनडोंग पुराने मकबरे के सबसे गहरे हिस्से में एक विशाल तांबे के दरवाजे से गुजरा। कुछ ही देर बाद उसकी आंखों के सामने एक शांत पत्थर का हॉल दिखाई दिया। इस पत्थर के हॉल में कोई बहुत ज्यादा भव्य सजावट नहीं थी। इसके बजाय ये काफी सरल और खाली लग रहा था। उसने पत्थर के हॉल के चारों ओर नजर घुमाई और फिर बीच पर ध्यान केंद्रित किया। वहां उसने पाया कि लिंग किंगजू पहले से ही एक गहरे हरे रंग के ऊर्जा हृदय को परिष्कृत कर रहा था। लिनडोंग ने अपना सिर उठाया और जोश से चमकते हुए गहरे हरे रंग के ऊर्जा हृदय को देखा। ये पुराने मकबरे के भीतर सबसे मूल्यवान और कीमती खजाना होना चाहिए। हालांकि हरे कमल के ऊपर जेड जैसी आकृति को देखकर उसके दिल में इच्छा काफी हद तक ठंडी पड़ गई। उसकी भौहें कसकर सिकुड़ गईं, हालांकि वह वास्तव में इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था। वह समझ गया कि अगर उसने कोई कदम उठाया तो सफलता की संभावना अधिक नहीं थी। इसके अलावा उसे विश्वास नहीं हुआ कि यह महिला, जिसके साथ लिन लैंटियन और अन्य लोगों ने भी अत्यंत गंभीरता से व्यवहार किया था, इतनी भोली भाली होगी। उसकी भौहों की गहराई में छिपे संकट की सूक्ष्म भावना सबसे अच्छा सबूत थी। इसलिए अब वह केवल एक ही काम कर सकता था कि वह खड़ा होकर देखे। हवा में लिंग किंगजू ने अपनी आंखों के सामने तैरते हुए गहरे हरे रंग के निर्वाण हृदय को देखा। उसके लिली सफेद हाथ की रोशनी ने उसके पैरों के नीचे हरे कमल से कई हरी रोशनी को पकड़ लिया जो निर्वाण हृदय पर चमक रही थी। चच जैसे ही हरी रोशनी उस पर चमकी, निर्वाण हृदय से अचानक सफेद धुंध की लहरें उठीं। इस बीच इसकी सतह पर पिघलने के निशान दिखाई दिए। जैसे जैसे हरी रोशनी बढ़ती गई, निर्वाण हृदय के पिघलने की गति तेजी से बढ़ती गई। कुछ मिनट बाद निर्वाण हृदय वास्तव में पन्ना हरे तरल की एक गेंद में बदल गया था। लिंग किंगजू ने अपनी स्पष्ट आंखों से हरे तरल को देखा। इसके तुरंत बाद उसने अपने घूंघट के एक कोने को थोड़ा ऊपर उठाने के लिए अपने जेड जैसे हाथ को शालीनता से बढ़ाया। उसके होंठ थोड़े से खुले और हवा में पन्ना तरल सीटी बजाते हुए उसके गुलाबी होंठों के माध्यम से उसके मुंह में प्रवेश कर गया। ये क्रियाएं पूरी करने के बाद लिंग किंगजू अचानक पलटी और उसकी आंखें लिनडोंग से मिलीं। ये युवा मास्टर काफी भाग्यशाली है। यहाँ तक कि लिन लैंटियन और अन्य लोग भी बाहर की महान संरचना द्वारा फंस गए थे। अंदर घुसने की आपकी क्षमता से पता चलता है कि आपके पास कुछ कौशल हैं। उसके चेहरे पर घूंघट थोड़ा कांप उठा। उसकी मधुर आवाज नीचे गिरते हुए कीमती पत्थरों की तरह थी और उसके स्वर में थोड़ा अवर्णनीय स्वाद था। लिनडोंग ने व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराते हुए अपनी आंखें घुमाते हुए लिंग किंगजू की ओर हाथ बढ़ाया। मैं लिनडोंग हूँ। खजाने के लिए युवती से प्रतिस्पर्धा करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं केवल जिज्ञासा से यहाँ आया था कि निर्वाण चरण के अभ्यासी ने क्या छोड़ा होगा। क्या मैं पूछ सकता हूँ इस युवती का नाम क्या है? मेरा नाम लिंग किंगजू है। चूंकि युवा गुरु लिनडोंग लड़ना नहीं चाहते, इसलिए किंगजू पहले आपको धन्यवाद देगा। मैं निर्वाण हृदय की ऊर्जा को परिष्कृत करने वाला हूँ। मुझे उम्मीद है कि युवा गुरु लिनडोंग मुझे परेशान नहीं करेंगे। लिनडोंग ने सूखी हंसी हंसी। उसकी मुस्कान कुछ हद तक मजबूरी में थी, लेकिन उसने आखिरकार अपना सिर हिला दिया। लिंग किंगजू को इस बात की परवाह नहीं थी कि लिनडोंग की मुस्कान असली थी या नहीं। वह सुंदर ढंग से हरे कमल पर बैठ गई। उसकी सुंदर आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। इसके तुरंत बाद हरे कमल ने हरे प्रकाश की एक परत उत्सर्जित की जिसने उसके पूरे शरीर को ढंक दिया। सच में कितनी भयानक किस्मत है। लिनडोंग ये देखकर धीमी आवाज में कोसने से खुद को नहीं रोक सका। वह बड़ी मेहनत से इस आखिरी क्षेत्र में पहुंचा था, लेकिन अंत में वह कुछ भी हासिल करने में असमर्थ था। यह उसके द्वारा पहले की गई बड़ी लूट की तुलना में व्यावहारिक रूप से दो चरम सीमाएं थीं। कोसना आखिरकार सिर्फ कोसना ही था। लिनडोंग इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। लिंग किंगजू का हरा कमल स्पष्ट रूप से एक बेहद शक्तिशाली खजाना था, साथ ही बाद वाला अभी भी बहुत स्पष्ट रूप से उसके खिलाफ चौकसी कर रहा था।
इस प्रकार शाप देने के बाद लिन डोंग की नज़र सिर्फ पत्थर के हॉल पर ही जा टिकी। जब उसने पत्थर के ताबूत को देखा तो वह एक पल के लिए झिझका। फिर वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। वह ये भी देख सकता था कि क्या कोई और खजाना है, क्योंकि वह पहले से ही यहाँ था। जब वह पत्थर के ताबूत के पास पहुंचा तो उसने अंदर एक कंकाल को शांति से लेटा हुआ देखा। कंकाल निश्चित रूप से निर्वाण चरण का अभ्यासी होगा। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद उसने महसूस किया कि कंकाल के अलावा वहां कुछ भी नहीं था और उसने तुरंत निराशा में आह भरी। बड़े, मैंने आपकी बहुत सी चीजें ले ली हैं, ये छोटा कम से कम अपना सम्मान तो करेगा। लिन डोंग ने असहाय होकर कंकाल को देखते हुए कहा। फिर उसने कंकाल को प्रणाम किया। हालांकि जैसे ही लिन डोंग अपना शरीर उठाने वाला था, उसकी नज़र अचानक ताबूत की दीवार पर कंकाल के बगल में कुछ छोटे छोटे पात्रों पर पड़ी। तुरंत उसने जल्दी से उन पर ध्यान केंद्रित किया। अपने जीवनकाल में मैं यिन और यांग ऊर्जा के माध्यम से निर्वाण अवस्था तक पहुंच गया हूं। इसलिए जो मैं पीछे छोड़ता हूं उसके लिए यिन और यांग के सामंजस्य को अनलॉक करना आवश्यक है। यिन और यांग के सामंजस्य के बिना व्यक्ति को जलकर राख हो जाने का भाग्य मिलेगा। लिन डोंग क्षण भर के लिए छोटे से वाक्य से स्तब्ध रह गया। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। वह बहुत देर तक सोचता रहा, फिर अचानक उसे उन शब्दों के पीछे का अर्थ समझ में आ गया। उसने तेजी से अपनी नज़र हवा में तैरते लिंग किंग पर घुमाई। उसका चेहरा तुरंत बेहद आकर्षक और अजीब हो गया। यिन और यांग की शक्ति के बारे में कब्र के मालिक का संदर्भ स्वाभाविक रूप से स्वर्ग और पृथ्वी से यिन और यांग ऊर्जा को संदर्भित नहीं करता था, बल्कि पुरुष यांग और महिला यिन ऊर्जा को संदर्भित करता था। अगर कोई इसे अच्छे से कहे तो इसे यिन और यांग ऊर्जा कहा जाता था, जबकि अगर कोई इसे मोटे तौर पर कहे तो इसे दोहरी साधना कहा जाएगा। जो लोग इस शक्ति का उपयोग खुद को मजबूत करने के लिए करते हैं उन्हें खुशमिजाज ग्रैंड मास्टर कहा जाएगा। अपमानजनक रूप से उन्हें भ्रष्ट अभ्यासी या सबसे कठोर शब्दों में व्यभिचारी कहा जाएगा। एक व्यभिचारी द्वारा छोड़े गए निर्वाण हृदय को, जिसके शोधन के लिए दोहरी साधना एक शर्त थी, लिंग किंग द्वारा अवशोषित कर लिया गया था। और विडंबना यह है कि वह आसपास का एकमात्र आदमी था। लिन डोंग को अचानक लगा कि चीजें बहुत अजीब होने वाली हैं।